21 खूनी पति और करीबी। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत डरने लगी, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये सब उसने पहली बार देखा था। कोई उसके सर पर गन तान रखा था। उसे वो दिन याद आ गया जब शौर्य ने ऐसे ही शादी की थी। वो कांपने लगी। हाथ नहीं लगाना उसे अंडरस्कोर शौर्य गुस्से में उस आदमी को देख बोला, अपनी कमर से गन निकल उसके ऊपर तन दी। उसकी आवाज इतनी भरी गुस्से भारी थी कि सबकी पीठ कांप गई। सर्वेंट डर गया, प्रीत को हाथ नहीं लगाया। देखिए, हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे इन्हें अंडरस्कोर, वो सर्वेंट ने कहा। उसे छोड़ निकल यहां से अंडरस्कोर। शौर्य अपनी गन उसके ऊपर तान कर धीरे धीरे उसके पास आने लगा। प्रीत अपनी आंख बंद कर कांप रही थी। सर्वेंट प्रीत को गन उसके सर से धक्का देकर एंट्रेंस गेट पर ले जाने लगा। तभी गोली चली। आहा, अब आगे। प्रीत अपने कान में हाथ रख जोर से चीखी, आहा हा। क्योंकि उसके सर पर जो गन तान कर खड़ा था वो आदमी नीचे जमीन में पड़ा था। इसके माथे के आर पार गन चली थी। सामने शौर्य की गन से धुआं निकल रहा था। सेफ ने जैसे ही अपने आदमी को मरा देखा वहां से भागने लगा, पर गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। प्रीत अपनी आंख बड़ी बड़ी कर नीचे जमीन पर गिरे आदमी को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके सामने किसी इंसान को मार दिया। तुम ठीक हो अंडरस्कोर? शौर्य प्रीत को वैसे ही खड़ा देख उसके पास आया। उसे कोई रिएक्शन न देता देख हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। आह अंडरस्कोर! प्रीत इसके हल्के से छूने से डर गई, एक कदम पीछे हो गई। वो नीचे देखने लगी जहां वो आदमी आंख खोले नीचे जमीन में डाला था। वो मार गया है। शौर्य प्रीत को उस सर्वेंट को देखते देख उससे बोला, गार्ड्स को देख बोला, ले जाओ इसे यहां से अंडरस्कोर। शौर्य ने कहा। माँ रदी या आपने उसे अंडरस्कोर? प्रीत कांपती आवाज में शौर्य को देख बोली। हाथों आरती करना था क्या उसकी? अंडरस्कोर शौर्य सबके पास जाने लगा, उस सेफ की तरफ बढ़ने लगा जहां उसे गार्ड्स पकड़कर खड़े थे। सब उसकी सिचुएशन समझ सकते थे। पहली बार उसने ये सब देखा था, पर वो लोग देखते रहते थे ये सब बहुत अच्छे से। शौर्य इसे इग्नोर कर सेफ के सामने खड़ा हो गया। किसने भेजा है यहाँ? अंडरस्कोर शौर्य गुस्से में लाल आंख से सेफ को देख बोला। चाहे तो मार दो, पर नहीं बताऊंगा किसने भेजा है। अंडरस्कोर सेफ शौर्य को देख बोला। हा 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 हा। शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। उसकी हंसी सुन सब कांप गए। सेफ डर के मारे कांपने लगा। वह बहुत अच्छे से जानता था जिस इंसान से उसने पंगा लिया है वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वह उसे जिंदा तो क्या कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। शौर्य दिखने में भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, चेहरे की हैंडसमनेस कॉरिडोर में बदल गई थी। पूरे हॉल का टेम्परेचर गिरने लगा। प्रीत को शौर्य का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी तरफ उसकी पीठ थी, पर कांपी जरूर महसूस कर सकती थी। तो अपने घर वालों को याद कर ले अंडरस्कोर। शौर्य अपनी गन उस सेफ के तरफ कर दी। सेफ अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शौर्य गन ट्राइगर दबा, पता नहीं ही। प्रीत जोर से चीखी, सब उसकी तरफ देखने लगे। प्रीत अचानक से सेफ के सामने खड़ी हो गई, अपनी लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसके ऐसे सामने आने से सब हैरान हो गए। शौर्य की आंखें सख्त हो गई, दोनों आईब्रो जॉइंट कर वो प्रीत को देख गुस्से में बोला, अंडरस्कोर हटो। न ही अंडरस्कोर। प्रीत डरते हुए अपना सर हिला दी। एक तो मार दिया, अब एक और पाप नहीं करने दूंगी अंडरस्कोर। प्रीत रोते हुए बोली। वो कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने एक आदमी मारा था और अब दूसरे को मारता हुआ नहीं देख सकते थे, और शौर्य को किसी को मारते हुए नहीं देख सकती थी। उसने हमेशा जिंदगी जीने से की है, जिंदगी मारनी नहीं। अब उसे क्या पता था शौर्य ने कितने ही आदमियों को उनकी औकात दिखाई है, उनको उनकी जगह पहुंचाया है। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जो उसके साथ गलत करता था वह उन्हें ऐसी मौत देता था। शौर्य अपना सर थड़ा गर्दन में हाथ फेरने लगा। प्रीत उसके ऐसा करने से डर गई। प्रीत बेटा, ये हमें यहाँ मारने आया था अंडरस्कोर। दादाजी प्रीत को देख बोले। प्रीत दादाजी की बात सुन शॉक हो गई। यहाँ के सब लोग उसे आदमी को करने के लिए कह रहे थे। मारा तो नहीं ना दादाजी? उनके पास कितने अच्छे अच्छे मौके थे, किसी के भी खाने में जहर मिला सकते थे, तो फिर क्यों नहीं मिलाया इन्होंने? और ऐसे किसी को मार देना ये कहाँ का कानून है? अंडरस्कोर प्रीत दादाजी को देख बोली। ये मेरा कानून है, यहाँ मेरा राज्य चलता है अंडरस्कोर। शौर्य प्रीत को देख गुस्से में बोला। उसकी आवाज सुन प्रीत डर गई। हटो यहाँ से वरना मैं इसके साथ तुम्हें भी मार भी दूंगा अंडरस्कोर। शौर्य प्रीत को घूरते हुए बोला। आज तक उसके टारगेट के बीच कोई भी नहीं आया और ना वह किसी को आने देता है, पर ये लड़की आते ही साथ उसके टारगेट के बीच आ गई और उस न करने के लिए उसको उसका कानून बता रही है। प्रीत कसकर आंख बंद कर खड़ी रही, को हटी ही नहीं वहां से। छोड़ दो अंडरस्कोर। शौर्य अपनी गन नीचे कर बोला। प्रीत धीरे से अपनी आंख खोलकर शौर्य को देखने लगी जो उसे देख रहा था। अपनी गन नीचे कर ली। केशव गार्ड्स को इशारा किया, गॉड सेफ को वहां से गए। शौर्य अपनी गन पीछे कमर में फंसा लिया। प्रीत को ऊपर से नीचे देखने लगा। प्रीत उसके ऐसे देखने से सहम गई, अपना सर नीचे कर ली। कोई नहीं कह सकता था अभी जो लड़की शौर्य के सामने थी और उससे उस आदमी को छोड़ने के लिए कह रही थी, अब वह उसके देखने बस से डर रही है। सो जाओ जाकर अंडरस्कोर। शौर्य सबको देख बोला। ऊपर सीढ़ियां चढ़ अपने रूम में जाने लगा। विश्वास नहीं हो रहा है उसने उसे छोड़ दिया अंडरस्कोर। राजवीर जी धीरे से दादाजी को देख बोले। मुझे भी नहीं हो रहा है अंडरस्कोर। दादाजी शौर्य को देख बोले।
चलो रूम में चलते हैं सोने, आधी रात तो इसी में गुजर गई अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। नहीं, अंडरस्कोर प्रीत धीरे से राजवीर जी तरफ देख बोली। सब उसे देखने लगे, सीढ़ियां चढ़ता शौर्य भी वहीं खड़ा हो गया और प्रीत की आवाज सुनने लगा। चाबी मेरे पास है तो लॉकर रूम कैसे खुला? अंडरस्कोर प्रीत राजवीर जी को देख बोली। उसे अच्छे से याद था, राजवीर जी ने कहा था ये लॉकर की चाबी है और इसके बिना लॉकर नहीं खुलता है, उसके दिमाग में यही घूम रहा था। उसने तुम्हारे रूम से चाबी निकली थी? अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। क्या? पर कब? पूरे टाइम तो मैं वही थी। अंडरस्कोर प्रीत शॉक हो गई, कोई उसके रूम में घुसकर अलमारी से चाबी कैसे निकल सकता था? भाभी, जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तब वह सफाई के लिए आपके रूम में गया था, अंडरस्कोर सात्विक ने कहा। प्रीत सब कुछ सोचने लगी। अभी भी उसे विश्वास नहीं होता कोई उसके कमरे में जाकर चाबी निकाल लेता अलमारी से, यह कैसे? इतना मत सोचो, अब वह आदमी पकड़ गया है, बहुत टाइम से हमें उसकी तलाश थी, अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। पर क्यों? वह आदमी यहाँ सबको क्यों मरने आया था? अंडरस्कोर प्रीत सबको देख बोली। हमारे फैमिली मैटर में न पड़ो तो ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। 2 दिन की आई लड़की, इसे अपना घर मत समझने लगाना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें इस घर से जाना ही है। अंडरस्कोर ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा शौर्य बिना उनकी तरफ देखे बोला, वहां से ऊपर रूम में चला गया। प्रीत उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली, बस अपना सर नीचे कर रूम में जाने लगी। सब रूम में चले गए धीरे धीरे। सुबह तो आधी हो ही गई थी, बस सूरज नहीं निकला था अभी। प्रीत रूम में बेड पर बैठी अपनी अलमारी देखने लगी, उसकी आंखों में वो आदमी का नीचे जमीन में मारा हुआ डाला था। ये याद कर उसके पूरे शरीर में फुरफुरी दौड़ गई। वो कैसे किसी को मारते हुए देख सकती थी जिसका कोई नहीं होता? ना वही जानता है परिवार का मतलब क्या होता है साथ में रहना क्या होता है, माँ बाप का रहना, ये सिर्फ वही जान सकता जिसका कोई नहीं होता। और यह बात प्रीत बहुत अच्छे से जानते थी, वह इंसान भी तो किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा। वो बेड पर लेट गई, सुबह होने का इंतजार करने लगी। नींद तो आ नहीं रही थी, डर अलग लग रहा था। पूरे रूम की लाइट ऑन थी, गेट भी हल्का खुला हुआ था। किसी आदमी को अपनी आंखों के सामने मरता देख कैसे नींद आ जाती उसे? ये कोई आम बात नहीं थी उसके लिए, तो बिल्कुल नहीं। वो बेड पर बैठ गई, अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। ये भगवान जी, ये कैसा पति दिया है अपने एक खूनी? अंडरस्कोर प्रीत अपने हाथ जोड़ बोली। नहीं नहीं, अपने पति के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अंडरस्कोर प्रीत अपने सर पर हाथ रख बोली। हाँ तुम बोल सकती हो मुझे खूनी? अंडरस्कोर एक भारी आवाज आई। आह हम मम्मी। अंडरस्कोर प्रीत उस आवाज को सुन डर गई, अपने सीने पर हाथ रख ली। कौर न? अंडरस्कोर प्रीत डर गई, कांपने लगी। वो बेड से धीरे से खड़ी हुई। पूरे कमरे की लाइट ऑन थी, उस कमरे में उसे कोई भी नहीं दिखा। वो गेट के पास जाती, गेट में किसी का हाथ रखा, धीरे से गेट खुलने लगा। प्रीत अपनी बड़ी बड़ी आंख कर देखने लगी। अंडरस्कोर भू भू त हा भूत बहुत बड़ा। अंडरस्कोर शौर्य गेट के पास टेक लगा खड़ा हो गया। प्रीत उसे देख अपने चेहरे को हाथों से छुपा रोने लगी। शौर्य इसे ऐसा रोते देख उसकी दोनों आईब्रो जुड़ गई। क्या ये लड़की बस रोते रहती है? इसे कोई और काम नहीं है? आंखों में टंकी भरी है क्या? अंडरस्कोर शौर्य अपने मन में उसे देख बोला। रो क्यों रही हो? अंडरस्कोर शौर्य अपनी भारी आवाज में उसे देख बोला। शौर्य तो यहाँ जिम के लिए जा रहा था, लेकिन प्रीत के रूम की लाइट ऑन, गेट खुला देख उसे समझ नहीं आया कि वह सोने की वजह लाइट ऑन करके क्यों रखी हुई है। वह उसके रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन अपने लिए खूनी पति सुन रुक नहीं पाया वो। प्रीत उसकी आवाज सुन अपने हाथ चेहरे से अलग कर उसे देखने लगी, अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे देख हिचकी लेते हुए बोली। अंडरस्कोर क तो ऊ से मेरे सा मने माँ र दी या और ऊप र य हाँ आख र मुझे ड रा रहे हो। शौर्य उसकी बात समझ अपनी एक आईब्रो कर बोला। अंडरस्कोर खूनी हूं तो लोगों को मारूंगा ही ना। प्रीत उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखने लगी। जहां शौर्य की आंखों में कितने रहस्य दिख रहे थे, कितने राज जो सबसे छुपा कर बैठा था, वह उसकी काली गहरी आंखें जो सब कुछ छुपा कर बैठी थी। शौर्य उसे देखता देख उसकी आंखों में देखने लगा, जो एक डर से सनी हुई थी, आंखों में आंसू लाल आंख लेकर उसे देख रही थी। धीरे धीरे वो प्रीत की तरफ बढ़ने लगा। प्रीत वही खड़ी उसे देख रही थी, उसे होश ही नहीं था। शौर्य उसके बिल्कुल करीब आकार खड़ा है, प्रीत अपना सर ऊपर उसे देख रही थी। क्या तुम मरना चाहती हो? अंडरस्कोर शौर्य प्रीत को देख बोला। प्रीत उसकी आवाज सुन होश में आई, शौर्य को इतना करीब देख पीछे हो गई, पर उसके पैर अच्छे से रख नहीं पाए, वो नीचे गिरने को हुई। शौर्य उसकी कमर पकड़ लिया। अब सीन ऐसा था, श्लोक खड़ा हुआ था, प्रीत उसकी बाहों में झूल रही थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे शौर्य का निहारना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य उसकी बात समझ अपनी एक आईब्रो कर बोला। अंडरस्कोर खूनी हूं तो लोगों को मारूंगा ही ना। प्रीत उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखने लगी। जहां शौर्य की आंखों में कितने रहस्य दिख रहे थे, कितने राज जो सबसे छुपा कर बैठा था, वह उसकी काली गहरी आंखें जो सब कुछ छुपा कर बैठी थी। शौर्य उसे देखता देख उसकी आंखों में देखने लगा, जो एक डर से सनी हुई थी, आंखों में आंसू लाल आंख लेकर उसे देख रही थी। धीरे धीरे वो प्रीत की तरफ बढ़ने लगा। प्रीत वही खड़ी उसे देख रही थी, उसे होश ही नहीं था। शौर्य उसके बिल्कुल करीब आकार खड़ा है, प्रीत अपना सर ऊपर उसे देख रही थी। क्या तुम मरना चाहती हो? अंडरस्कोर शौर्य प्रीत को देख बोला।
प्रीत उसकी आवाज सुन होश में आई शौर्य को इतना करीब देख पीछे हो गई, पर उसके पैर अच्छे से रख नहीं पाए, वो नीचे गिरने को हुई। शौर्य उसकी कमर पकड़ लिया। अब सीन ऐसा था, शौर्य खड़ा हुआ था, प्रीत उसकी बाहों में झूल रही थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब आगे। तभी शौर्य की आंखों में लाइट पड़ी और क्लिक की आवाज आई। शौर्य होश में आया, उसकी नजर गेट की तरफ गई जहां मिराज खड़ा हुआ था अपने जिम के कपड़े में। उसके हाथ में मोबाइल था, उसने उन दोनों की फोटो क्लिक करी थी मूवमेंट की। प्रीत होश में आई, उसने खुद को देख शौर्य की बाहों में झूल रही है, जल्दी से खड़ी हो गई सीधी। वाह भाई, छुप छुप कर भाभी से मिल रहे हो अंडरस्को। मिराज शौर्य को देख नॉटी स्माइल करते हुए बोला। अपना मुंह बंद रखो, जिम में जाओ, मैं आ रहा हूँ अंडरस्को। शौर्य गुस्से में घूरते मिराज को देख बोला। मैं सबको बताऊंगा आप चोरी छुपे भाभी से रोमांस करते हो अंडरस्को। मिराज शौर्य प्रीत को स्माइल करते हुए बोला। प्रीत उसकी बात सुन शौर्य को देखने लगी। अगर अब तुम्हारे मुंह से आवाज निकली और तुम यहां से नहीं गए तो याद रखना तुम्हारी नई बाइक को मैं कबाड़ में बेच दूंगा अंडरस्को। शौर्य गुस्से में बोला। नहीं मैं जाता हूँ। मिराज जल्दी वहां से भाग गया। अभी तो उसकी बाइक को आए हुए 1 महीने से भी नहीं हुए और उसका भाई कह रहा है गाड़ी को बेच देगा, वह भी कबाड़ में। गेट लगा कर क्यों नहीं सो रही हो अंडरस्को। शौर्य प्रीत को देख बोला। प्रीत अपना सर उठाकर शौर्य की आंखों में देखते हुए बोली अंडरस्को डर लग रहा है। किस बात का तुम्हें डर लग रहा है अंडरस्को। शौर्य आंखें छोटी कर बोला। वह हाउ से माँ रदी या अंडरस्को। प्रीत हिचकिचाते हुए बोली। सो वॉट, मार दिया तो इसमें डरने वाली क्या बात है, अपने घर पर ही हो अंडरस्को। शौर्य ने कहा। वहां से जाने लगा। उसने अपने कहा, उसे एहसास भी नहीं हो वह प्रीत से क्या कह गया। 10 बजे रेडी रहना, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है अंडरस्को। शौर्य बिना मुड़े कहकर चला गया। प्रीत उसे जाते देख रही थी, अभी उसके बीच क्या हुआ उसे सोचने लगी। उसके पेट में अजीब सी तितलियां उड़ने लगी। उसका दिल झूमने का कर रहा था। खुद के इमोशन को कंट्रोल कर वो कपड़े निकलने लगी नहाने के लिए। उसका ध्यान बॉक्स में गया जिसमें गहने और चाबी रखी हुई थी। उसने लॉकर में रख दिया, उसका पासवर्ड लगा दिया। कपड़े लेकर नहाने चली गई। यहाँ मिराज भागता हुआ विला के राइट साइड बने जिम में चला गया। पता मैं क्या देख कर आ रहा हूँ अंडरस्को। मिराज चिल्लाते हुए बोला। सब जिम में लाइन से कसरत कर रहे थे, उसे ही देखने लगे। तेरी आंखें, तूने देखा होगा, हमें क्या पता क्या देख कर आ रहा है अंडरस्को। कार्तिक ने कहा, फिर से ट्रेडमिल में खड़ा हो गया। सब उसकी बात इग्नोर कर अपना अपना काम करने लगे। अरे मैं अपनी आंखों से भैया और भाभी को देख कर आ रहा हूँ, पता है वह दोनों क्या कर रही थे अंडरस्को। मिराज सबको खुद से ऐसे इग्नोर होता देख बोला। जैसे उसने भैया और भाभी बोला, सब अपना अपना काम छोड़कर उसे गोल बनाकर घेर कर खड़े हो गए। बता क्या कर रहे थे वह दोनों, बोलना वह दोनों क्या कर रही थे, कहां पर देखा तूने दोनों को। मिराज अपना मोबाइल निकाल कर गैलरी खोलकर उन्हें ली हुई फोटो दिखाते हुए बोला अंडरस्को वो दोनों कमरा में थे, ये देखो दोनों की फोटो लेकर आया हूं। सब फोटो को देखने लगे, सच में दोनों कितने अच्छे लग रहे थे साथ में। केशव मिराज के सर पर मरते हुए बोला अंडरस्को तुम किसी शादीशुदा इंसान की प्राइवेट फोटोज क्यों लेकर आए हो, बैड मैनर्स होता है ये। मिराज अपने सर पर हाथ मलते हुए बोला अंडरस्को देख तो आप भी रहे हो ना। केशव उसकी बात सुन कुछ बोलते नहीं बन रहा था, सच में ये लड़का कितना बेशर्म और मुंहफट है। क्या हो रहा है यहाँ अंडरस्को। शौर्य अंदर आते हुए बोला। भाई अंडरस्को सब जल्दी जल्दी फिर से कसरत करने लगे। शौर्य सबको एक नज़र देख पुशअप मारने लगा। यहाँ प्रीत नहाकर बाहर निकली, बालों में टॉयल फंसा, मांग में सिंदूर भरकर चूड़ियां पहनाने लगी। आज उसे कल से बेहतर लग रहा था, नई नई थी तो अजीब लग रहा था, पर आज उसे हम ये समझ में आ गया था अब रहना तो यहीं पर है। और आज उसका मूड भी काफी बेहतर था क्योंकि सारे के साथ हुआ मूवमेंट बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा था। उसका अपने घर में कहना, भले ही शौर्य ने उसे जबरदस्ती शादी की लेकिन उसने उसे अपने पति मान लिया था, शादी तो हुई थी। प्रीत जल्दी जल्दी रेडी होकर बाहर निकल गई। दादाजी राजवीर जी दोनों ही सो गए थे इसलिए किसी ने उन्हें नहीं उठाया। प्रीत आराम से मंदिर साफ कर पूजा का लौटा लेकर विला के बाहर चली गईं। पूरे विला में लाइट जल रही थी, सुबह के 5 बज रहे थे। प्रीत विला के बाहर आकर सब जगह नजर मरने लगी। उसकी नजर गार्डन में बने बीच में तुलसी कोट में गई, ये देख उसके चेहरे में स्माइल आ गई। कल उसे सर्वेंट ने बताया था कि गार्डन में तिकड़ी लगी हुई है पर पूजा करने वाला कोई नहीं, इसलिए उसे माली पानी देता है नॉर्मल पौधे की तरह। पर कहते हैं ना, जिस घर पर स्त्री होती है उसी घर में तुलसी का पौधा होता है, उसी घर में तुलसी के पौधे की अहमियत होती है। और आज इस तुलसी के पौधे की अहमियत हो रही थी जिसे प्रीत पूजा कर रही थी। प्रीत सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रणाम किया, फिर तुलसी के गोल गोल घूमने लगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कोई उसे कितनी बारीकी से देख रहा था, कितनी शिद्दत से उसे निहार रहा था। जिम में बने कांच की वाल से शौर्य प्रीत को देख रहा था, उसकी पलकें नहीं छपक रही थी, उसका सोने से धमकता चेहरा आज कुछ अलग लग रही थी वो 2 दिनों के हिसाब से। ये कह दो आज उसका निखर बढ़ गया था या फिर उसे राय ज्यादा विला का पानी सूट कर गया था। जब अपने चाचा चाची के यहाँ रहती थी तब उसे अपनी खूबसूरती या फिर अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देती थी, सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करती रहती थी।
कितनी सुंदर है ना। अंडरस्को कार्तिक बाजू में खड़े होकर बाहर देख शौर्य से बोला। शौर्य उसकी आवाज सुनकर होश में आया, कार्तिक को घूरने लगा। कार्तिक बाहर प्रीत को देख बोला, अंडरस्को सच में कितनी खूबसूरत है भाभी, अगर हम आपके लिए ढूंढते भी तो नहीं मिल पाती। अपने बहुत अच्छा किया इनसे शादी कर। कार्तिक वहां से चला गया। शौर्य उससे नजर हटा बाहर देखने लगा। प्रीत वहां थी ही नहीं, वो तो अंदर जा चुकी थी। प्रीत आरती कर पूरे घर में गंगा जल डालने लगी, किचन से लेकर हॉल में। उसे ऊपर जाने की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए गई ही नहीं। किचन में जाकर नाश्ता बनने लगी। 9 बजे सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। प्रीत किचन से बाउल लेकर बाहर आ रही थी। आज क्या है नाश्ते में, अंडरस्को मिराज खुश होते हुए बोला। थोड़ा काम उछलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर मैं उछाल दिया तो फिर दोबारा उछलने के काबिल नहीं रह पाओगे। अंडरस्को शौर्य उसे घूर बोला। शौर्य की वार्निंग सुन मिराज मुंह बनाकर बैठ गया। प्रीत सबको नाश्ता परोसने लगी। मिराज आराम से बैठा नाश्ता कर रहा था, तभी उसकी प्लेट में उसका फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता परोसा गया। पास्ता अंडरस्को मिराज खुश हो गया। पलट कर देखा, प्रीत उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। भाभी आपको पता है मुझे व्हाइट सॉस पास्ता कितना पसंद है, अंडरस्को मिराज खुश होते हुए बोला। प्रीत अपना सर हाँ में हिला दी। वाओ भाभी टू ग्रेट, आप सच में बहुत अच्छी हो, अंडरस्को मिराज प्रीत के गले लग बोला। प्रीत हंसकर उसकी पीठ पर हाथ रख दी। सबको देने लगी, थोड़ा सा दादाजी और राजवीर जी को दे बोली। अंडरस्को एक दिन में थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। उसकी नजर शौर्य पर ही थी, पर वो कुछ नहीं बोला, अपने पत्ता खाने में बिजी था। प्रीत उसके पास आकर उसकी प्लेट में पास्ता डालने को हुई। शौर्य अपने हाथ प्लेट पर रखते हुए बोला, अंडरस्को मैं ये सब नहीं खाता। वो रुक गई, अपनी चेयर में बैठ गई। भाभी आपकी परमानेंट प्लेस भाई के बाजू में है, अंडरस्को सात्विक प्रीत को देख बोला, जो शौर्य से काफी दूर चेयर में बैठी थी। मैं यही ठीक हूँ, अंडरस्को प्रीत धीरे से बोली। कॉलेज का डिसाइड किया, कौन से कॉलेज जाना है, अंडरस्को राजवीर जी प्रीत को देख बोले। प्रीत अपना सर न में हिला दी। ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम डिसाइड कर लो, यहाँ के जितने भी बेस्ट कॉलेज है सबके फॉर्म्स आ जाएंगे, उनमें से तुम्हें जो डिसाइड करना हो तुम उनका फॉर्म भर देना, अंडरस्को राजवीर जी ने कहा। आ जाएंगे न शौर्य, अंडरस्को राजवीर जी शौर्य को देख बोले। शौर्य अपना सर हाँ में हिला दिया। सबने नाश्ता किया, ऑफिस के लिए निकलने लगे। प्रीत किचन से बाहर निकलते हुए सबको देख बोली, अंडरस्को 2 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। सब उसकी आवाज सुन रुक गए। प्रीत बाहर निकले, उसके पीछे एक सर्वेंट था जिसके हाथ में टिफिन था। प्रीत सात्विक मिराज और विराज को टिफिन पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को लॉन्च कर लेना। भाभी कॉलेज में टिफिन नहीं लेकर जाते हैं, अंडरस्को मिराज प्रीत को देख बोला। ऐसा किसने कहा कि टिफिन नहीं लेकर जाते हैं, आप लोग आते हो तो भूखे रहते हो, इस जब फ्री हो तब खा लेना, अंडरस्को प्रीत तीनों को देख बोली। बात तो प्रीत की सही थी, वो लोग कैंटीन में भी कुछ नहीं खाते थे, इसीलिए वह लोग भूखे रहते थे, फिर घर आकर खाना खाते थे, इससे अच्छा टिफिन ही रख लेते हैं। उन तीनों ने अपने बैग में टिफिन रख लिया। प्रीत केशव को बड़ा टिफिन पकड़ा, बोली, अंडरस्को ये आप लोगों का टिफिन है। भाभी हमारे ऑफिस में यहाँ कैंटीन है, हम वहीं से खा लेते हैं, अंडरस्को कार्तिक ने कहा। पर मैंने तो सबके लिए टिफिन बनाए थे, अंडरस्को प्रीत सबको देख बोली। अब उसे क्या पता ये लोग टिफिन नहीं लेकर जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, अब एहसास हो रहा है कि हम घर पर हैं, वरना तो हमें कोई टिफिन के लिए भी नहीं पूछता था, अंडरस्को राजवीर जी गहरी सांस लेकर बोला। उन्हें याद रागनी जी की याद आ गई, जब वो उन्हें टिफिन देती थी जब वो ऑफिस जाते थे। प्रीत उन्हें देख स्माइल कर दी। शौर्य प्रीत को एक नजर देख सबको देख बोला, अंडरस्को चले। हाँ चलो, अंडरस्को सब बाहर चले गए। प्रीत उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। आराम से चलाना, अंडरस्को प्रीत सात्विक मिराज विराज को बाइक निकलते देख बोली। शौर्य अपनी गाड़ी में बैठा उसे देख रहा था, कल जो इतना डर रही थी सबसे आज घुल मिल गई, इतने जल्दी शौर्य को इफेक्ट पड़ रहा है। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, पर मैंने तो सबके लिए टिफिन बनाए थे, अंडरस्को प्रीत सबको देख बोली। अब उसे क्या पता ये लोग टिफिन नहीं लेकर जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, अब एहसास हो रहा है कि हम घर पर हैं, वरना तो हमें कोई टिफिन के लिए भी नहीं पूछता था, अंडरस्को राजवीर जी गहरी सांस लेकर बोला। उन्हें याद रागनी जी की याद आ गई, जब वो उन्हें टिफिन देती थी जब वो ऑफिस जाते थे। प्रीत उन्हें देख स्माइल कर दी। शौर्य प्रीत को एक नजर देख सबको देख बोला, अंडरस्को चले। हाँ चलो, अंडरस्को सब बाहर चले गए। प्रीत उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। आराम से चलाना, अंडरस्को प्रीत सात्विक मिराज विराज को बाइक निकलते देख बोली। शौर्य अपनी गाड़ी में बैठा उसे देख रहा था, कल जो इतना डर रही थी सबसे आज घुल मिल गई, इतने जल्दी। अब आगे सब ऑफिस के लिए निकल गए। प्रीत फिर अकेली हो गई पूरे घर में। वो अंदर न जाकर गार्डन की तरफ चली गई। सुबह सुबह माली काका पानी देकर गए थे, कुछ बूंदें चमक रही थी फूलों में। प्रीत सामने देख खुश हो गई। जो उसके रूम से छोटा सा वाटरफॉल दिखता था वह उसके सामने खड़ी हुई थी। वो जल्दी जल्दी चलकर वाटर फाउंटेन के पास आ गई, वहीं बैठकर पानी गिरते हुए देखने लगी। ये सब कितना खूबसूरत है, अंडरस्को प्रीत खड़ी होकर गोल गोल घूमने लगी। यहाँ एक सुनसान इलाका। 10 गाड़ियां लाइन से चल रही थी।
एक सुनसान जंगल। उस जंगल में 10 से 15 कार लाइन से जंगल के अंदर जाते जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बंगला बना हुआ था। बंगला देखने में काफी आलीशान था, पर भूतिया टाइप उस बंगले को देखकर काफी डरवानी वाइब्स आ रही थी। पूरे बंगले में हर जगह गार्ड ही गार्ड थे। उस बंगले की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई परिंदा भी पर न मर सके। बंगले के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था द हेल हाउस। उस बंगले के सामने 10 से 15 कार रुकी। सारे गार्ड ने कार को देखकर जल्दी से अपना सर झुका लिया। बंगले का गेट इलेक्ट्रॉनिक था, इसे गेट खुल गया और सारी कार एक के बाद एक अंदर आए। एक गार्ड ने जल्दी से 6वीं कार का गेट खोला। एक लंबे पैर बाहर निकले, अच्छी क्वालिटी वाले जूते, काला पेंट। एक आदमी बाहर निकला जिसने काला बड़ा सा कोट। इस इंसान के आसपास अजीब सी वाइब आ रही थी। उस आदमी ने एक गार्ड से पूछा कहाँ रखा है। एक गार्ड ने कहा सर उसे बेसमेंट में रखा है। गार्ड के इतना कहते ही वो आदमी बड़े बड़े कदम लेकर बेसमेंट एरिया साइड चला गया। बेसमेंट में जाते ही वहां के गार्ड ने झुककर उससे कहा सर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आदमी ने कहा तुम्हें क्यों रखा है? कोल्ड डरवनी वॉइस में बोलो। सर हमने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया पर वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, उस गार्ड ने डरते हो कहा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। सबसे बड़े और बेसमेंट में बने एरिया में जाता है और अंदर जाकर एक कुर्सी पर अपने दोनों पैर एक दूसरे पैर के ऊपर रखकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके सामने एक आदमी को बड़े से लोहे के पलंग में लेटा कर रखा हुआ था। वो आदमी बेहोश था। उसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था। उस आदमी को इतना मारा गया था कि वह अधमरा हो गया था, पर फिर भी किसी को रहम नहीं था। वहां जितने भी लोग थे सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इतने बेरहम थे वह लोग। आदमी ने गार्ड को इशारा किया। आदमी का इशारा समझते ही बेहोश पड़े आदमी पर पानी डाल दिया जिससे वह होश में आया। उस आदमी को पलंग पर से उठाया गया। अधमरी हालत में उठते ही नहीं बना वो गिर गया। गार्ड ने उसे अच्छे से बिठाया। ये वह सर्वेंट था जिसने प्रीत के ऊपर बंदूक रखी थी, जो रायजादा विला में शेफ बनकर आया था। यह वह सेफ था। उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। अब समझ ही गए होगे कि वो आदमी कौन है। अपना हीरो शौर्य था। शौर्य ने तो सैफ को वहां छोड़ दिया था, लेकिन गार्ड उसे यहां पर लेकर आ गए थे। ये शौर्य का हेल विला था। जो बुरा काम करता था उसे यहां पर लाया जाता था इसकी अकल ठिकाने लाने के लिए, और जिसने इस विला को देखा था वह आज तक जिंदा नहीं बचा था। सर्वेंट ने अभय को देख हाथ जोड़ रोते हुए बोला अंडस्को सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं पैसे की लालच में आ गया था, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। शौर्य ने उसे सनक भरी नजरों से देख बोला अंडस्को माफी मेरी डिक्शनरी में नहीं है और लालच करना बुरी चीज है। तुम्हें यहाँ से दूर भेजने की तैयारी हो गई है। अभय ने ये कहा और उठ गया और अपनी गन उसके माथे पर तान कहा अंडस्को किसने भेजा था यहाँ पर? सर ओशियन मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक ने एसआर इंडस्ट्री और विला की इंफॉर्मेशन के लिए अंडस्को सेफ डरते हुए बोला। शायद अगर वह ये बता दे तो शौर्य उसे बख्श देगा। क्या क्या बता दिया अभी तक? अंडस्को शौर्य के पीछे खड़ा कार्तिक गुस्से में बोला। सेफ डरते हुए बोला अंडस्को आपकी शादी हो गई है किसी से? मैंने मैडम की फोटो उसे भेज दी। उसने जैसे ही ये कहा वो गोली की आवाज आई। वो आदमी नीचे गिरा था, उसके माथे पर गोली चली थी। गलत किया ये अंडस्को शौर्य गुस्से में बोला। क्लीन अंडस्को शौर्य गुस्से में बोला। गॉड उस डेड बॉडी को लेकर चला गया। लेकर आओ उसे। अंडस्को शौर्य नीचे खून को देख बोला जो उस सेफ के सर से निकला था। 2 गार्ड एक आदमी को लेकर आए जिसकी उम्र लगभग 55 साल की होगी। उसे लाकर शौर्य के सामने पटक दिया। साहब माफ कर दो मुझे अंडस्को। वो आदमी शौर्य के पैर पकड़ बोला। शौर्य गुस्से में उस आदमी को छटक दिया। उस आदमी को देख गुस्से में बोला अंडस्को उम्र हो गई है लेकिन जवानी अभी तक गई नहीं है। साहब मुझसे गलती हो गई, मैं कभी किसी को नहीं देखूंगा अंडस्को। वो आदमी रोते हुए बोला। तू देखने के लायक भी नहीं बचेगा अंडस्को, कार्तिक ने गुस्से में कहा। बोलो भाई क्या करना है इसका? अंडस्को कार्तिक गुस्से में बोला। उस आदमी के बालों को पकड़ घसीटकर शौर्य से दूर कर दिया। इसने मेरी बीवी को गंदी नजर से देखने की कोशिश की है, इसकी आंखें निकाल लो अंडस्को शौर्य उस आदमी को देख बोला। वह आदमी यह सुन फड़फड़ाने लगा और शौर्य से माफी मांगने लगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था जो उसकी सुन रहा था। कार्तिक उसे घसीटते हुए एक कोने में ले गया। आप लोग अब समझ गए होंगे यह वह ड्राइवर था जब पहली बार प्रीत शौर्य के साथ गाड़ी में अपने ससुराल आ रही थी और वह ड्राइवर उसे गंदी नजर से देख रहा था। तब से वह इस विला में था। उसकी आंख निकलकर चिल कौवा को दे दो अंडस्को कार्तिक उस आदमी को वही पटक बोला। शौर्य बेसमेंट के बाहर निकल गया। कार्तिक उसके पीछे पीछे चलने लगा। भाई मतलब आप मन गए? भाभी आपकी बीवी है अंडस्को कार्तिक खुश होते हुए बोला। शौर्य बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी की तरफ जाते हुए बोला अंडस्को वह मेरी बीवी है और हमारे घर की इज्जत, अगर कोई उस पर गंदी नजर डालता है तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी आंखें निकाल कर फेंक दें। भाई आप मन क्यों नहीं लेते कि भाभी से आपको धीरे धीरे प्यार हो रहा है? अब भाभी है ही इतनी सुंदर कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए अंडस्को कार्तिक खुश होते हुए बोला। किसी से भी अंडस्को ये सुन शौर्य की आंखें सख्त गुस्से में भर गई। उसका किसी से भी प्रीत से कैसे प्यार हो सकता है? वो उसकी बीवी है, उसकी बीवी उसे देखने का हक उसका है।
कार्तिक को अपने आसपास किसी बर्फ का होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का गोला डाल दिया हो। वो ठंड से कांप गया। उसने अपने भाई को देखा जो गुस्से में जल रहा था या फिर जलन से। भाई क्या हुआ? अंडरस्को कार्तिक थूक निगलते हुए बोला। शौर्य होश में आया, गाड़ी में बैठ गया। कार्तिक अपने सीने में हाथ रख बोला, अंडरस्को ऐसा क्या कह दिया मैंने जो यहाँ आग का गोला बनाकर किसी पर भी बरसने को तैयार थे? सर अंडरस्को गॉड उसके लिए पैसेंजर सीट का गेट खोल खड़ा था। उसे खुद में बात करता देखा उसने उसे आवाज लगाई। कार्तिक होश में आया, वह जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी हेलविला से निकल गई। शौर्य बाहर देख रहा था। उसके कानों में आवाज आ रही थी, भाभी को किसी से भी प्यार हो जाए। उसे क्यों फर्क पड़ रहा था? उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। वह तो प्रीत को घर से निकलने के लिए प्लानिंग कर रहा था। फिर क्यों उसके मन में प्रीत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सब बनने लगा था? किसी और के साथ प्रीत को जोड़कर क्यों उसे जलन सी हो रही थी? वह प्रीत को किसी और के साथ देखना सोच भी नहीं सकता था। भाई कहाँ जाना है, घर या ऑफिस? अंडरस्को कार्तिक पीछे शौर्य को देख बोला। क्यों पूछ रहे हो? अंडरस्को शौर्य उसकी बात सुन एक आईब्रो ऊपर बोला। वह मुझे लगा आप शायद भाभी को याद कर रहे हो तो बस पूछ लिया। घर जाना पसंद करोगे तो बता दो, आपको मैं छोड़ते हुए जाऊंगा घर। अंडरस्को कार्तिक मासूम सी शकल लेकर शौर्य को देख बोला। शौर्य उसे गुस्से वाला लुक देकर बोला, अंडरस्को ज्यादा बोल रहे हो, अपने प्रोफेशनल अवतार पर आ जाओ, ऑफिस का टाइम शुरू हो गया। ओके सॉरी सर। अंडरस्को कार्तिक सीधा बैठ गया। शौर्य फिर बाहर देखने लगा। आज सुबह हुआ इंसिडेंट आंखों के सामने आ गया। हाय अंडरस्को शौर्य के कानों में सॉफ्ट सी आवाज पड़ी। वो अपने बाजू में देखने लगा जहां प्रीत बैठी हुई थी। उसे प्यार से निहार रही थी। एक हाथ सीट पर टिका, पैर को दूसरे पैर में चढ़ा, अपना दूसरे हाथ से हाय कर रही थी। उसके चेहरे में स्माइल थी। तुम यहाँ? अंडरस्को शौर्य प्रीत को देख बोला। सर क्या हुआ? अंडरस्को शौर्य के कान में कार्तिक की आवाज आई। शौर्य होश में आया, इधर उधर देखने लगा। प्रीत तो कहीं थी ही नहीं, वो अपने में बात कर रहा था, ये उसका इल्यूजन था। क्या हुआ, कौन यहाँ है? अंडरस्को कार्तिक शौर्य को देख कंफ्यूजन में बोला। कुछ नहीं, सामने देखो। अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। कार्तिक मुंह बनाकर सामने देखने लगा। शौर्य अपना सर पकड़ बैठ गया। वह अभी क्या देख रहा था? उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। वह ऐसा कब से हो गया? वो 2 दिन की आई लड़की इफेक्ट कर रही है और उसे इल्यूजन होने लगे हैं उसके। दूर रहना पड़ेगा मुझे उस लड़की से, बहुत दूर। अंडरस्को शौर्य अपने मन में बोला। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अभी अपने बाजू में प्रीत को देखा। वह फिर से वही सीट की तरफ देखने लगा जहां पर कोई नहीं था, बस उसका लैपटॉप बैग रखा था। कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये लड़की मुझे एक दिन पागल कर देगी। अंडरस्को शौर्य आंख बंद कर सीट पर सर टिका दिया। लेकिन जैसे ही आंख बंद किया, सामने प्रीत का तुलसी पूजा करना याद आ गया। ऑफिस आते वक्त उसका मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। वो झट से आंख खोल लिया। नो 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 नो, ये लड़की मेरे दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकती। मैं शौर्य सिंह रायजादा हूँ, किसी भी लड़की के बहकावे में नहीं आऊंगा। यह उस लड़की की चाल है, पहले अच्छे बना और फिर अपने असली रूप में आएगी। अंडरस्को शौर्य गुस्से में मन में बोला, फेंक दूंगा। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। दूर रहना पड़ेगा मुझे उस लड़की से, बहुत दूर। अंडरस्को शौर्य अपने मन में बोला। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अभी अपने बाजू में प्रीत को देखा। वह फिर से वही सीट की तरफ देखने लगा जहां पर कोई नहीं था, बस उसका लैपटॉप बैग रखा था। कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये लड़की मुझे एक दिन पागल कर देगी। अंडरस्को शौर्य आंख बंद कर सीट पर सर टिका दिया। लेकिन जैसे ही आंख बंद किया, सामने प्रीत का तुलसी पूजा करना याद आ गया। ऑफिस आते वक्त उसका मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। वो झट से आंख खोल लिया। नो 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 नो, ये लड़की मेरे दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकती। मैं शौर्य सिंह रायजादा हूँ, किसी भी लड़की के बहकावे में नहीं आऊंगा। यह उस लड़की की चाल है, पहले अच्छे बना और फिर अपने असली रूप में आएगी। अंडरस्को शौर्य गुस्से में मन में बोला। अब आगे। शौर्य की गाड़ी आरएस इंडस्ट्री के बाहर आकर रुकी। गॉड जल्दी से गाड़ी से उतर। शौर्य साइड का गेट खोला। शौर्य अपना ब्लेजर की बटन लगा गाड़ी से बड़े रोब से बाहर निकला। उसकी आंखों में ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे। वह चारों तरफ नजर को फहराकर अपने लंबे कदम लेकर ऑफिस के अंदर जाने लगा। चश्मे के कारण कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वह कहाँ देख रहा है? कोई भी देखने वाला बस उसे एक बार झलक में देखता रह जाए। वह कोई आम हस्ती नहीं था, उसे लोग देखने के लिए तरसते थे। कार्तिक उसके पीछे ऐसे चल रहा था जैसे राम के पीछे लक्ष्मण। वैसे तो उसके सारे भाई लक्ष्मण की तरह थे, उसके कदम से कदम मिलने वाले, उसके साथ चलने वाले। शौर्य रिसेप्शन पर आकर रुक गया। रिसेप्शन में बैठे 2 लड़कों को देखने लगा जो सर झुका खड़े थे। आउट। अंडरस्को शौर्य अपनी भरी सख्त आवाज में बोला। वहां से अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ चला गया। सर अंडरस्को दोनों लड़के अपना सर ऊपर कर देखने लगे। दोनों को इस कंपनी से आउट कर दिया था। शौर्य का सीधा मतलब यही था, पर क्यों उन्हें इस कंपनी से आउट किया? वह लोग तो अपना सारा काम अच्छे से कर रहे थे, फिर क्या हुआ? कार्तिक उन दोनों लड़कों को बेचारगी से देखने लगा, पर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके भाई ने बॉस ने क्यों दोनों लड़कों को निकाल दिया। सर अंडरस्को दोनों लड़के भरी आंखों से कार्तिक को देखने लगे।
उन्होंने कितनी मेहनत करी थी सिर्फ ये जॉब पाने के लिए, और एक झटके में उनकी जॉब हाथ से गई। पर क्यों? उन्हें तो पता भी नहीं था। उन्हें जवाब चाहिए था, पर किससे लेते जवाब? इस कंपनी के मालिक से, जो कि सीधे मुंह बात नहीं करता। कार्तिक जल्दी जल्दी आगे चला गया, शौर्य के पीछे पीछे। अगर वह थोड़ी देर लेट होता तो पक्का आज उसकी भी जॉब जानी थी। इस कंपनी में शौर्य के अलावा और किसी की नहीं चलती। अगर शौर्य ने ठान लिया कि इस कंपनी में वह होगा तो होगा, और नहीं होगा तो डेफिनेटली नहीं हुआ। भाई अंडरस्को कार्तिक शौर्य की लिफ्ट के अंदर घुस बोला। शौर्य उसे घूरने लगा। आई एम सॉरी सर, अंडरस्को कार्तिक ने कहा। अपने कदम पीछे ले लिए, शौर्य के पीछे खड़ा हो गया। आपने उन दोनों को क्यों निकाला? अंडरस्को कार्तिक धीरे से सवाल कर पूछा। शौर्य सीधा खड़ा अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाल बोला, अंडरस्को इस कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? कार्तिक शौर्य को देखने लगा जैसे पूछ रहा हो, मतलब जितना पूछा है उसका जवाब दो। इस कंपनी में तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? अंडरस्को शौर्य ने पूछा। 15 लाख, और बोनस जोड़, इंसेंटिव जोड़, प्रॉफिट जोड़, फेस्टिवल जोड़। आपको ज्यादा खुश कर दिया तो एक्स्ट्रा मनी हो जाता होगा लगभग 20 लाख। अंडरस्को कार्तिक अपनी उंगलियों को से गिनकर बोला। शौर्य उसकी हरकत देख सर हिला दिया। यही गधा उसका पीए है जो उंगलियों से गिन रहा था। और यहाँ के रिसेप्शन स्टाफ की कितनी सैलरी होगी? अंडरस्को शौर्य सर ऊपर बोला को लिफ्ट को देखने लगा। समथिंग 2 लाख रुपए, और वही इंसेंटिव जोड़, बोनस जोड़, प्रॉफिट जोड़, फेस्टिवल तो मिनिमम हो जाता होगा 2.5 लाख तो मेरे हिसाब से। अंडरस्को कार्तिक ने कहा। शौर्य के जवाब का इंतजार करने लगा। उसे जानना था उसका भाई ये सब क्यों गिनवा रहा है, क्यों बता रहा है। इतनी सैलरी मिलती है तो क्या वह अपना फैशन सेंस नहीं बदल सकता? अंडरस्को शौर्य ने कहा। लिफ्ट खुल गई, वो बाहर निकल गया। बाहर बैठे लिफ्ट मैनेजर को देख बोला, अंडरस्को आउट। कार्तिक के साथ साथ मैनेजर भी हैरान हो गया। कार्तिक फिर से आराम हो गया। मैनेजर को क्यों निकाल दिया? उसके भाई ने अभी तक एक गुत्थी नहीं सुलझी थी, और एक और। सर मैंने क्या किया? अंडरस्को मैनेजर लगभग नीचे जमीन में गिरते हुए बोला, शौर्य के पैरों के पास। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। कार्तिक मैनेजर को बेचारगी से देख शौर्य के पीछे पीछे चला गया। भाई जॉब से निकलने में और फैशन सेंस में क्या मतलब है? अंडरस्को कार्तिक सवाल करते हुए पूछा। जब वह इंसान इतनी सैलरी में भी अपना फैशन सेंस नहीं बदल सकता तो उसकी इस कंपनी में कोई जगह नहीं। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर चलना चाहिए, ना कि गवार भिखारी बनकर। अंडरस्को शौर्य ने कहा। केबिन के लॉक में अपना फिंगरप्रिंट रख दिया, जिससे गेट अपने आप खुल गया। शौर्य अंदर चला गया। कार्तिक को अब समझ आया क्यों भाई ने दोनों लड़के को निकला। दोनों का फैशन से सच में बहुत बेकार था। फ्रंट में सीट थी दोनों की, और सबसे पहले कंपनी में आते ही उन दोनों से बात होती थी। उन दोनों को अपना फैशन मेंटेन करके चलना चाहिए। ये बात कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी भी गई थी। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और टैलेंट लाना ही है इस कंपनी में। और इस लिफ्ट मैनेजर को? अंडरस्को कार्तिक ने पूछा। शौर्य अपनी चेयर में बैठ गया, टेबल में हाथ रख बोला, अंडरस्को उसे इस कंपनी में लिफ्ट की पूरी जिम्मेदारी दी गई है तो साफ सफाई की भी जिम्मेदारी उसकी होगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और ऐसे बेकार आलसी लोग मुझे मेरी कंपनी में नहीं चाहिए। कार्तिक सर हिला दिया। क्या तुम्हें भी इस कंपनी से आउट होना है? जो यहाँ खड़े हो जाकर मेरा शेड्यूल लेकर आओ, वरना मुझे वक्त नहीं लगेगा तुम्हें इस कंपनी से आउट करने में। अंडरस्को शौर्य ने कार्तिक को देख कहा। कार्तिक अपना सर जाकर जल्दी से उसके केबिन से चला गया, वरना उसके भाई का मूड कब बदल जाए पता नहीं। उसे एक बार का याद है जब उससे प्रोजेक्ट में थोड़ा सा लॉस, बस 3 करोड़ का हो गया था। 1 महीने के लिए वह सस्पेंड था। शौर्य अपना लैपटॉप खोल काम करने लगा। काफी देर बाद अपना सर ऊपर किया, जब उसे लगा कोई उसे बहुत देर से देख रहा है। क्या हुआ पापा? अंडरस्को शौर्य सामने खड़े गुस्से में घूरते राजवीर जी को देख बोला। राजवीर जी 10 मिनट पहले ही उसके केबिन में आए थे, और उसे इतना शांत और अपना काम करता देख वह उसे घूरने लगे। तुमने उन तीनों को क्यों निकाला? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने उन्हें निकाल दिया। अंडरस्को राजवीर जी टेबल पर हाथ पटक बोले। शौर्य आराम से अपनी चेयर पर कर टिका दिया, हाथ बांधते हुए बोला, अंडरस्को यह मेरा ऑफिस है और मेरा जो मन करेगा मैं वह करूंगा। घर की चीज घर पर ही रहने दो, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रखो। तुम प्रीत का बदला यहाँ उनसे ले रहे हो जो उन बेचारों को यहाँ से निकाल दिया। अंडरस्को राजवीर जी गुस्से में बोले। सच में उनका बेटा कितना खिसका हुआ था। कभी भी कुछ भी हो जाता था, उनके बेटे को कोई भी काम करता था सोच समझकर नहीं करता था। मैं किसी का गुस्सा किसी पर भी नहीं निकल रहा हूं, और आप बेहतर जानते हैं कि मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल कामों को अलग अलग रखता हूं। तभी तो अभी तक कुछ किया नहीं है, वरना मुझे वक्त नहीं लगेगा उस लड़की को घर से बाहर निकलने में। अंडरस्को शौर्य ने कहा। तुम पति हो उसके, और उसका पूरा हक बनता है तुम्हारे घर पर रहने का, और वह वही रहेगी। अंडरस्को राजवीर जी गुस्से में वहां पड़ी फाइल पटकते हुए बोले। शौर्य हल्का सा टेढ़ा हंसते, पर उसकी हंसी नहीं थी, तंज था, हुए बोला, अंडरस्को मेरा जब मन करेगा मैं उसे निकाल कर फेंक दूंगा, और ऐसे दूर फेंकूंगा कि आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। शौर्य, अंडरस्को राजवीर जी गुस्से में तेज चिल्ला बोले। वो कांप रहे थे गुस्से में। चिल्लाई मत अंडरस्को शौर्य खड़े होकर आराम से बोला। राजवीर जी अपने सीने पर हाथ रख लिए। शौर्य अपना सर हिलाकर उनके पास आ गया, उन्हें चेयर में बैठा पानी पिला, बोला, अंडरस्को ऐसा क्या है उसे लड़की पर जो आप अपने बेटे से दुश्मनी मोल ले रहे हो?
बेटा जब तुम्हें समझ में आएगा ना कि उस लड़की में क्या है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, अभी भी वक्त है, हक से अपना लो। राजवीर जी आराम से शौर्य को देख बोले। शौर्य कुछ नहीं बोला, अपनी चेयर में बैठ गया, अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगा। राजवीर जी उसे ऐसा इग्नोर करता देख उसके केबिन से चले गए। शौर्य उनके जाते ही सर उठा बोला, आप कुछ भी कर लीजिए पर वह लड़की घर से जाएगी। इधर रायजादा विला हीर गार्डन में थक गई थी, अब धूप भी कड़क हो गई थी, वो अपने पल्लू से सर का पसीना पोंछ अंदर चली गई। अंदर सर्वेंट पोछा लगा रहे थे। यहाँ तो गंदा नहीं है, फिर क्यों पोछा लगा रहे हो, सुबह ही तो लगाया था। हीर एक सर्वेंट को देख बोली, भाभी भैया को गंदगी नहीं पसंद है, इसीलिए हमें दिन में 5 बार इस घर को साफ करना पड़ता है। सर्वेंट प्रीत को देख बोला। प्रीत को शौर्य को याद करने लगी, उसका पति सच में बहुत साफ सुथरा रहता था। जब जब उसने उसे देखा था वह हमेशा कपड़े भी सलीके से पहना था और उसकी हर चीज परफेक्ट थी। प्रीत वही सीढ़ियों में बैठ गई, बाहर देखने लगी, कुछ काम नहीं था उसे करने के लिए। नाश्ता करने के बाद वह खाना खाती ही नहीं थी, अकेले उसे खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। 3 बजे प्रीत सोफे में बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, बार बार घड़ी को देख रही थी जैसे किसी का वेट कर रही हो। हाय भाभी। गेट से मिराज भागते हुए अंदर आया, प्रीत को गले लगा लिया। ये मैं जीत गया, मैंने पहले भाभी को हाथ लगाया। मिराज खुश होते हुए बोला। प्रीत मिराज को देख बोली, क्या हो गया। मिराज सामने आते सात्विक विराज को देख बोला, भाभी हम तीनों की शर्त लगी थी, घर पहुंचकर कौन सबसे पहले आपको छूता है, और देखो मैंने आपको छू लिया सबसे पहले। अब इन दोनों को भाई से ट्रिप की परमिशन लेनी होगी। कौन सी ट्रिप। प्रीत मिराज को देख बोली। उसे समझ ही नहीं आया ट्रिप का मतलब क्या होता है, वह हमेशा से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी है। भाभी ट्रिप मतलब कहीं घूमने जाने को ट्रिप बोलते हैं। सात्विक प्रीत को देख आराम से बोला। ट्रिप। प्रीत को अब समझ आया, उसने सर हिला दिया। मतलब कहीं घूमने जाना है आपको। प्रीत तीनों को देख बोली। भाभी कहीं तो लेकर जाए घूमने के लिए, पर कहीं लेकर ही नहीं जाते, सब बिजी हैं अपने अपने काम में। मिराज मुंह बना बोला। तो क्या होता है, आप लोग तो कॉलेज जाते हो, वहीं से घूम लेते होंगे। जब मैं वहां थी ना तब मुझे चाची कहीं जाने नहीं देती थी। प्रीत जल्दबाजी में बोल दी। सात्विक मिराज और विराज तीनों प्रीत को देखने लगे। प्रीत तीनों को देख बोली, पता है मुझे ना गार्डन बहुत पसंद है, चाची एक बार लेकर गई थी मुझे गार्डन। हाँ सोना उसे लेकर गई थी गार्डन पर, एक किटी पार्टी के लिए सामान ढोने के लिए, और उसकी सारी दोस्तों ने प्रीत का बहुत मजाक बनाया था। भाभी अभी बच्ची है। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। मिराज सामने आते सात्विक विराज को देख बोला, भाभी हम तीनों की शर्त लगी थी, घर पहुंचकर कौन सबसे पहले आपको छूता है, और देखो मैंने आपको छू लिया सबसे पहले। अब इन दोनों को भाई से ट्रिप की परमिशन लेनी होगी। कौन सी ट्रिप। प्रीत मिराज को देख बोली। उसे समझ ही नहीं आया ट्रिप का मतलब क्या होता है, वह हमेशा से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी है। भाभी ट्रिप मतलब कहीं घूमने जाने को ट्रिप बोलते हैं। सात्विक प्रीत को देख आराम से बोला। ट्रिप। प्रीत को अब समझ आया, उसने सर हिला दिया। मतलब कहीं घूमने जाना है आपको। प्रीत तीनों को देख बोली। भाभी कहीं तो लेकर जाए घूमने के लिए, पर कहीं लेकर ही नहीं जाते, सब बिजी हैं अपने अपने काम में। मिराज मुंह बना बोला। तो क्या होता है, आप लोग तो कॉलेज जाते हो, वहीं से घूम लेते होंगे। जब मैं वहां थी ना तब मुझे चाची कहीं जाने नहीं देती थी। प्रीत जल्दबाजी में बोल दी। सात्विक मिराज और विराज तीनों प्रीत को देखने लगे। प्रीत तीनों को देख बोली, पता है मुझे ना गार्डन बहुत पसंद है, चाची एक बार लेकर गई थी मुझे गार्डन। अब आगे। हाँ सोना उसे लेकर गई थी गार्डन पर, एक किटी पार्टी के लिए सामान ढोने के लिए, और उसकी सारी दोस्तों ने प्रीत का बहुत मजाक बनाया था। हम भाई से कहेंगे कि हमें कोई पार्क या फिर कहीं ऐसी जगह घुमाने ले जाए जहां बहुत हरियाली हो। मिराज ने कहा। हाँ सात्विक विराज सर हिला दिया, अपने कमरे में चले गए फ्रेश होने। वह इतनी देर से उन लोगों का ही वेट कर रही थी, वो लोग आएंगे तो उसे इतनी बोरिंग फील नहीं होगा। शाम का समय। प्रीत अंदर किचन में चाय बना रही थी। तभी कई घड़ियों की रुकने की आवाज आई, प्रीत का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका पति आ गया था घर। प्रीत दीवार के पीछे छुपकर आधा सर हल्का सा बाहर निकालकर हॉल की तरफ देखने लगी। उसके ससुर अंदर आ रहे थे। प्रीत गेट की तरफ देखने लगे, शौर्य तो आया ही नहीं था, राजवीर जी के साथ कार्तिक था जिसके हाथ में शौर्य का लैपटॉप बैग था। भाई नहीं आए क्या। विराज राजवीर जी को देख पूछा। नहीं उसे थोड़ा टाइम लगेगा। राजवीर जी ने कहा, सोफे में आकर बैठ गए। प्रीत उनकी बात सुन किचन में चली गई उनके लिए पानी लेने। उसका दिल बाहर ही लगा था शौर्य के पास। वह किचन से सबके लिए पानी लेकर आई, दादाजी भी अभी आए थे। आज खाने में क्या है। कार्तिक खुश होते हुए बोला। रोटी मटर आलू की सब्जी रायता और मसाला चावल। हीर धीरे से बोली। आपको कुछ और खाना है तो बात दो। प्रीत ने पूछा। अरे नहीं भाभी, इतने में हमारा पेट भर जाएगा, वैसे भी आज आपने जो टिफिन में ज्यादा ही खाना दे दिया था उसके बाद तो मेरी ज्यादा इच्छा भी नहीं कर रही है कुछ खाने की। कार्तिक अपना हाथ पेट पर फेरा बोला। मैं आपके लिए अजवाइन का गर्म पानी कर देती, अच्छा लगेगा आपको। प्रीत कार्तिक को देख बोली।
कार्तिक के साथ साथ सात्विक मिराज प्रीत को देख बोले अंडरस्को उसे क्या होता है, इससे हमारा पेट साफ रहता है और जल्दी पाचन भी हो जाता है अंडरस्को प्रीत ने कहा। तुम्हारी माँ भी ना मुझे यही पिलाती थी अंडरस्को राजवीर जी ने आराम से पानी पीते हुए बोले। और तुम्हारी माँ भी मुझे यही पिलाती थी अंडरस्को दादाजी राजवीर जी को देख बोले। सब उनकी बात सुन हंसने लगे। बेटा औरतें होती ही महान हैं, दवाइयाँ से ज़्यादा घरेलू उपाय बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें ये घर में ही वह नुस्खे निकाल लेती हैं जो बड़ी बड़ी दवाई नहीं निकाल पाती अंडरस्को दादाजी ने कहा। मुझे एक बार की याद है जब तुम्हारी दादी और मैं हम पहली बार मिले थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी हमारी, हमें तो पता भी नहीं था कि कल को हमारी शादी हो जाएगी। हम खेल रहे थे, मैं खेलते खेलते नीचे गिर गया और मेरे पैर से खून निकलने लगा। तुम्हारी दादी ने जल्दी से वही धूल उठाकर मेरी चोट में लगा दी अंडरस्को दादाजी पिछले दिन याद करते हुए बोले। सब उनकी बात सुनने लगे गौर से। तब उन्हें मेरे पिता से बहुत डांट पड़ी थी और उनके भी पिता ने उन्हें डांटा था कि अगर लग गई थी तो किसी को बता देना चाहिए था। फिर क्या हुआ अंडरस्को मिराज अपने घुटनों में हाथ रख थोड़ी से टिका दादाजी की बात सुन गौर से बोला। फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने पता क्या कहा अंडरस्को प्रीत विराज दोनों साथ में बोले। अच्छा हुआ जल्दी धूल डाल दी, इससे खून बहना बंद हो गया, वरना मेरा ज्यादा खून बह जाता अंडरस्को दादाजी अपनी कहानी बताते हुए बोले। ओह हाँ अंडरस्को सब अपना सर उठाकर बोले। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ अंडरस्को राजवीर जी ने कहा रूम में चले गए। सात्विक विराज मिराज तीनों वही बैठे हुए थे। भाई तुझे क्या लगता है हम भी अपने बुढ़ापे में अपने नाती पोते को कहानी बताएंगे अंडरस्को मिराज विराज सात्विक को देख बोला। सात्विक उसके सर पर मार बोला अंडरस्को पहले शादी तो कर ले फिर नाती पोते की बात करना, पहले ये तो देख तुझे लड़की कौन देगा अंडरस्को विराज मिराज को देख बोला। इतना स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, टैलेंटेड हूँ, और क्या चाहिए लड़की को अंडरस्को मिराज अपने बालों को हाथ से फेर बोला। टैलेंट भगवान ने दिया। सात्विक मिराज को ऊपर से नीचे देख बोला तुझे देख लग तो रहा नहीं है, मुझे लगता जब भगवान टैलेंट बांट रहा था ना तो तू नौटंकी वाली लाइन में बार बार जाकर खड़ा हो रहा था, इसीलिए टैलेंट तेरे पास तो है ही नहीं, हाँ तो नौटंकी बहुत अच्छी कर लेता है, जोकर बन जा अंडरस्को सात्विक ने मिराज को देख कहा। जोकर होगा तू, मुझे मत बना अंडरस्को मिराज सात्विक को देख कहा। अबे तेरी तो शक्ल भी जोकर जैसे दिखती है, पूछ भाभी से अंडरस्को सात्विक ने कहा। भाभी क्या मैं जोकर जैसे दिखता हूँ अंडरस्को मिराज प्रीत के पास आकर बोला। प्रीत अपना सर न में हिला दी। भाभी तेरे सामने बोलना नहीं चाहती है क्योंकि तुझे बुरा लग जाएगा, वरना तो तू पूरा जोकर है अंडरस्को सात्विक ने कहा। भाभी सच्ची बताओ क्या मैं जोकर जैसे दिखता हूँ अंडरस्को मिराज प्रीत को देख मासूम शकल लेकर बोला। प्रीत ने फिर हाँ में हिला दी। अबे पप्पू फेस मत बना, जोकर ही लगता है तू अंडरस्को सात्विक ने कहा। तू मुझे ज्यादा जोकर जोकर बोल रहा है अंडरस्को मिराज सात्विक को सोफे से तकिया उठा उसके तरफ फेंक बोला। जोकर को जोकर ही बोलते हैं अंडरस्को सात्विक उसके ऊपर तकिया मार कहा और प्रीत के पीछे जाकर खड़ा हो गया। प्रीत अब सात्विक मिराज के बीच में थी, दोनों से अलग होना चाहती थी। भाभी आप साइड हो जाओ, मैं इस लड़के को बहुत मारूंगा अंडरस्को मिराज हाथ में फ्लावर पॉट लेकर बोला। भाभी देखो ये जोकर मुझे मारना चाहता है आपके सामने अंडरस्को सात्विक ने कहा। तू पहले शुरू किया तूने, जोकर बोला अंडरस्को मिराज ने कहा। प्रीत दोनों को शांत करा रही थी। विराज बैठा तीनों को देख रहा था जैसे कोई मूवी चल रही हो। जोकर को जोकर ही कहते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है, सकस में जाना अंडरस्को सात्विक ने कहा। भाभी आप साइड हो जाओ, मैं मार दूंगा इसको अंडरस्को मिराज फ्लावर पॉट को उठाते हुए बोला। प्रीत अपनी कसकर आंखें बंद कर ली। क्या हो रहा है यहाँ अंडरस्को बाहर से आवाज आई। मिराज सात्विक दोनों रुक गए, बाहर देखने लगे। प्रीत ने धीरे से आंखें खोली, बाहर देखने लगी। बाहर एंट्रेंस गेट में शौर्य केशव अभय और ध्रुव शौर्य के बेस्ट फ्रेंड्स थे खड़े थे। चारों अंदर आए। शौर्य गुस्से में घूरते हुए मिराज से बोला अंडरस्को ये क्या कर रहे थे तुम। भाई इसने मुझे जोकर कहा अंडरस्को मिराज मुंह बनाते हुए सात्विक की तरफ उंगली कर बोला। तो क्या तुम हो गए जोकर अंडरस्को शौर्य गुस्से में भारी आवाज से मिराज की गर्दन पकड़ बोला। मिराज कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा, उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी शौर्य के सामने, क्योंकि शौर्य ने उसके पीछे से गर्दन पकड़ी हुई थी। और तुम क्यों जोकर बोल रहे थे उसे अंडरस्को शौर्य उंगली से सात्विक को अपने पास बुलाते हुए बोला। सात्विक डरते हुए न में सर हिला दिया। इधर आ रहे हो या नहीं आ रहे, अगर मैं वहां आया तो अच्छे से तोड़ दूंगा अंडरस्को शौर्य गुस्से में बिफरते हुए बोला। सात्विक अपना थूक निगल जल्दी से उसके पास आ गया। शौर्य ने उसकी भी पीछे से गर्दन पकड़ ली। प्रीत वही खड़ी कांप रही थी शौर्य की प्रेजेंस और अब गुस्से से डर लग रहा था। तुम दोनों को लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं रहता है क्या, अगर कुछ चीज टूट जाए और किसी को लग जाए तब क्या करोगे अंडरस्को शौर्य दोनों की गर्दन हिलाते हुए बोला। लग जाएगी उन्हें अंडरस्को प्रीत जल्दी से दोनों को देख बोली। प्रीत की आवाज सुन शौर्य उसे देखने लगा, भले ही वह डर रही हो लेकिन उसकी आंखों में सात्विक और मिराज के लिए चिंता साफ दिख रही थी। शौर्य गुस्से में घूरते हुए बोला अंडरस्को और तुम भी इन दोनों के साथ बच्ची बन गई हो क्या, जो इन्हें समझाने की जगह इनके साथ खेल रही थी। प्रीत कुछ नहीं बोली, अपना सर झुका ली।
विराज बीच में बोला, अंडरस्को भाभी अभी बच्ची है। सब उसे देखने लगे। ये लड़का जब भी कुछ बोलता है ना कुछ तो उल्टा सीधा बोलता ही है, पर आज उसने सही बोला था। प्रीत सबसे छोटी थी इस घर में, उसकी एज 22 साल की थी और इस घर में 25 साल के लड़के थे। क्या हो रहा है अंडरस्को? दादाजी रूम से निकल बोले। उन्हें ऐसे खड़ा देख शौर्य के हाथ में सात्विक मिराज की गर्दन देख बोले, कुछ नहीं, आपके लाडले लड़ रहे थे एक दूसरे से। अंडरस्को शौर्य दोनों की गर्दन छोड़ते हुए बोला। प्रीत कुछ नहीं बोली, सर झुकाकर किचन में चली गईं। हाय भाभी, अंडरस्को अभय प्रीत को जाता देख बोला। प्रीत रुक गई, धीरे से पलट कर हल्की सी स्माइल कर बोली, अंडरस्को हेलो। वह इन दोनों को जानती थी, दोनों शादी में भी आए थे और राजवीर जी ने मिलवाया भी था। मैं खाना लगाती हूँ अंडरस्को प्रीत सबको देख बोली। तुम लोग फ्रेश हो जाओ अंडरस्को दादाजी चारों को देख बोले। अभय ध्रुव वही बैठ गए। शौर्य केशव रूम में चले गए। तुम दोनों कहाँ ऑफिस से आ रहे हो अंडरस्को दादाजी ध्रुव अभय दोनों को देख बोले। हाँ अंडरस्को अभय ध्रुव साथ में बोले। तो फ्रेश होने कौन जाएगा? मैं बिना फ्रेश हुए खाना नहीं मिलेगा यहाँ पर अंडरस्को दादाजी दोनों घूरते हुए बोले। दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे बस दादाजी अभी उनके पीछे छड़ी लेकर भाग ही रहे हो। वो अपने घर से ज्यादा अधिकतर यहीं पर रहते थे। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए प्रीत सबको खाना परोस रही थी। भाभी आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो अंडरस्को ध्रुव अपनी उंगली चाट बोला। प्रीत स्माइल कर उसकी प्लेट में और खाना डाल दी। शौर्य शांति से अपना खाना खा रहा था, उसने एक नज़र भी उठाकर प्रीत को नहीं देखा था। प्रीत उसे बार बार देख रही थी और यह चीज शौर्य अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वह जानबूझकर उसे नहीं देख रहा था या फिर देखना ही नहीं चाहता था। आज सुबह जो उसके साथ हुआ वह फिर से वह चीज नहीं दोहराना चाहता था। वह प्रीत को अपने दिमाग में कब्जा नहीं करने देना चाहता था। उससे दूरी बनाने का उसने बहुत कुछ सोच लिया था। प्रीत से ट्रस्ट टूट गई। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे बस दादाजी अभी उनके पीछे छड़ी लेकर भाग ही रहे हो। वो अपने घर से ज्यादा अधिकतर यहीं पर रहते थे। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए प्रीत सबको खाना परोस रही थी। भाभी आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो अंडरस्को ध्रुव अपनी उंगली चाट बोला। प्रीत स्माइल कर उसकी प्लेट में और खाना डाल दी। शौर्य शांति से अपना खाना खा रहा था, उसने एक नज़र भी उठाकर प्रीत को नहीं देखा था। प्रीत उसे बार बार देख रही थी और यह चीज शौर्य अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वह जानबूझकर उसे नहीं देख रहा था या फिर देखना ही नहीं चाहता था। आज सुबह जो उसके साथ हुआ वह फिर से वह चीज नहीं दोहराना चाहता था। वह प्रीत को अपने दिमाग में कब्जा नहीं करने देना चाहता था। उससे दूरी बनाने का उसने बहुत कुछ सोच लिया था। अब आगे रात का वक्त। प्रीत के रूम में आराम से बेड पर बैठी थी, उसकी नजर चारों तरफ थी, उसे डर लग रहा था। पूरे रूम की लाइट चालू थी। जय हनुमान दादा प्लीज जितने भूत हो भागा दो अंडरस्को प्रीत अपने हाथ जोड़ बोली। उसे डर लग रहा था अकेले कमरे में। वैसे तो हमेशा से अकेले ही रहते हैं, लेकिन जब से शौर्य ने उस आदमी को गोली मारी है तब से उसके दिमाग का फ्यूज ऑफ हो गया है। तभी गेट नॉक हुआ। आह मम्मी अंडरस्को प्रीत अपने घुटनों को चिपका कर बैठ गई। भूत कब से गेट से आने लगे अंडरस्को प्रीत डरते हुए बोली। हनुमान चालीसा बोलने लगी। फिर से गेट नॉक हुआ। प्रीत डर गई। धीरे धीरे जाकर गेट खोल दी। सामने शौर्य खड़ा था जो उसे ही घूर रहा था। क्या तुम्हारे कान में हड़ताल हो गई है तो जो सुनाई नहीं दे रहा है अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत सर झुका ली, गेट से किनारे हो गई। शौर्य वहीं खड़े होते हुए कुछ पेपर सामने कर बोला। अंडरस्को यह एडमिशन फॉर्म है कॉलेज के, जो पसंद हो भर देना, कल सबमिट करना है। प्रीत धीरे से बोली। अंडरस्को आप ही भर दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्यों, क्या तुमने कभी कॉलेज के बारे में सुना नहीं है? जो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मोबाइल से देखो और फॉर्म भर देना अंडरस्को शौर्य जोर से बोला। पेपर उसके सामने कर दिया। प्रीत अपना सर हिला दी। उसके पास तो फोन ही नहीं था, ना ही कभी उसने फोन देखा था। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है अंडरस्को शौर्य अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला। प्रीत अपना सर न में हिला दी। शौर्य ने गहरी सांस ली, उसके कमरे के अंदर आ गया, वही सोफे में बैठ गया। इधर आओ मैं बताता हूँ तुम्हें अंडरस्को शौर्य टेबल में फॉर्म रख बोला। प्रीत धीरे कदमों से उसके पास जाने लगी। जल्दी आओ, मेरे पास वक्त नहीं है फालतू का अंडरस्को शौर्य प्रीत को देख गुस्से में बोला। प्रीत जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई। बैठो अंडरस्को शौर्य सामने रखे सोफे में बैठने को बोला। प्रीत धीरे से सोफे में बैठ गई। शौर्य फॉर्म को अलग अलग कर बोला। अंडरस्को ये यहाँ के बेस्ट कॉलेज है, अपनी अपनी फील्ड में तुम्हें क्या लेना है वो बताओ। मुझे नहीं पता अंडरस्को प्रीत धीरे से बोली। शौर्य के सामने उसका दिमाग तो क्या उसकी जबान भी नहीं चलती थी। श्लोक टेबल पर फॉर्म पटकते हुए बोला। अंडरस्को मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूं, ये सब सिर्फ मैं पापा के कहने पर कर रहा हूं, वरना तुम जैसी गवार को। प्रीत उसके चिल्लाने से डर गई, सोफे में दुबक गई। शौर्य उसे इतना डरता देख गहरी सांस लेकर बोला। अंडरस्को देखो तुम्हें पढ़ने में क्या इंटरेस्ट है, तुम वह बताओ। तुमने मैथ साइंस लिया था, फिर तुम आगे क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता अंडरस्को प्रीत धीरे से बोली। शौर्य ने अपना सर पकड़ लिया। ये पागल लड़की करना क्या चाहती है जब इसे पता ही नहीं है कैसे पढ़ना क्या है। प्रीत सर झुका बैठी हुई थी।
शौर्य प्रीत को देख एक फॉर्म उठा लिया। उस फॉर्म को देखने लगा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में तुम्हारा एडमिशन करा दे रहा हूँ अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। प्रीत हाँ में सर हिला दी। अपना नाम बताओ अंडरस्कोर शौर्य पेन लेकर प्रीत को देख बोला। त अंडरस्कोर प्रीत धीरे से बोली। पूरा नाम पूछा है अंडरस्कोर शौर्य गहरी आवाज में बोला। त स क सेना अंडरस्कोर प्रीत डरते हुए बोली। अगर ऐसे अटक कर बोलोगी ना तो कॉलेज से भगा देंगे तुम्हें, अच्छे से बोलो अंडरस्कोर शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत सक्सेना अंडरस्कोर प्रीत धीरे से बोली। उसका नाम सुन शौर्य की भौहें एक साथ चढ़ गई, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रीत ने अपने आप को प्रीत सक्सेना बताया, पुराना नाम। तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए? प्रीत सिंह रायजादा अंडरस्कोर शौर्य तेज आवाज में बोला। फॉर्म में नाम लिखने लगा। उसने फादर और हस्बैंड वाले ऑप्शन में अपना नाम लिखा था, हस्बैंड में पता नहीं क्यों पर उसने लिख दिया। एक बात याद रखना, कॉलेज तो जा रही हूं लेकिन किसी को नहीं पता चलना चाहिए तुम शादीशुदा हो, और किससे? वह तो बिल्कुल भी नहीं अंडरस्कोर शौर्य खड़े होकर बोला। उसे फॉर्म पूरा भरकर उसके सामने रख बोला, अंडरस्कोर इसमें साइन कर दो। प्रीत धीरे से पेन उठाकर साइन कर दी। शौर्य रूम से चला गया। प्रीत उसे जाते देख गहरी सांस ली, गेट को लगाकर उससे टिक गई। बोला, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? जब जब ये पास आते हैं तो डर के मारे जान हलक में आ जाती है, पूरा शरीर कांप जाता है, पेट में ऐसे तितली उड़ती है जैसे अभी मुंह से बाहर आ जाएगी। अंडरस्कोर प्रीत अपना सर पकड़ पेट में हाथ रख बोली। बेड पर आकर लेट गई। शौर्य उसके रूम में निकल स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में सब उसका वेट कर रहे थे। अभय, ध्रुव, केशव, कार्तिक चारों सोफे में आराम से बैठे हुए थे, पैर फैलाकर। शौर्य अंदर आया, सिंगल सोफे में जाकर बैठ गया, अपने पैर के ऊपर पैर रख लिया। अभय शौर्य को देख बोला, अंडरस्कोर इतनी लेट क्यों है? शौर्य अपने हाथ में पकड़ा फॉर्म, कॉलेज फॉर्म टेबल पर रख दिया। ध्रुव फॉर्म उठा पढ़ने लगा। तूने अपना नाम क्यों डाला इसमें? अंडरस्कोर ध्रुव शौर्य को देख बोला। शौर्य कुछ नहीं बोला। एक तरफ तो तू कहता है तुझे उसके करीब नहीं जाना, तुझे उससे डिवोर्स चाहिए, और दूसरी तरफ उसके ही कॉलेज फॉर्म में तूने अपना नाम डाला है हस्बैंड के कॉलम में। अब इसका क्या कहना चाहता है? अंडरस्कोर अभय शौर्य से सवाल कर बोला। शौर्य अभी भी चुप रहा। अब बोलेगा ऐसे शांत बैठे रहने का इरादा? अंडरस्कोर ध्रुव ने कहा। मैं जरूरी नहीं समझता, बताना। अंडरस्कोर शौर्य दोनों को देख बोला। चारों ने सर हिला दिया, उन्हें पता था शौर्य को बोलने में कितना बड़ा टैक्स लगता है। चलो सोने चलते हैं, अंडरस्कोर केशव ने कहा। वहां से चला गया, उसके पीछे कार्तिक भी। चल अब बता, तेरे भाई चले गए? अंडरस्कोर ध्रुव खड़ा होते हुए बोला। कुछ बात ऐसी होती है जो सिर्फ दोस्तों के बीच में रहे तो ज्यादा बेटर रहती है। एक काउंटर की तरफ चला गया, वहां पर लगी एक रस्सी को खींच दिया जिससे एक टेबल बाहर आ गई, बीच से एक पेंटिंग दो टुकड़ों में हो गई। अंदर काफी तरीके की ड्रिंक रखी हुई थी, सारी बोतल ब्रांडेड और इंपोर्टेड थी, उन्हें बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाई गई थी। ध्रुव ग्लास और एक बोतल उठाकर उनके पास ले आया। ग्लास में ड्रिंक भरने लगा। चल बता, क्यों की शादी तूने भाभी से ऐसे? अंडरस्कोर ध्रुव उसे ग्लास पकड़ा बोला। शौर्य बस ग्लास को देख बोला। अंडरस्कोर पता नहीं, बस उसने मुझे थप्पड़ मारा, आज तक मुझे किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा, और वह लड़की मुझे थप्पड़ मार कर गई। गई नहीं, आ गई तेरी जिंदगी में, तू और किसी चीज से भी बदला ले सकता था, शादी उसी के मंडप पर। चलो ये सब छोड़ो, अब तो तेरी शादी हो गई है, खुश होने वाली बात है, भाभी बहुत अच्छी है। अंडरस्कोर अभय ग्लास उठा बोला। इतनी खुश होने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा। मैं उस लड़की को इस घर से, अपनी जिंदगी से बहुत दूर भेज दूंगा। अंडरस्कोर शौर्य ड्रिंक की ग्लास खाली कर टेबल पर रख बोला। क्यों? अंडरस्कोर अभय ध्रुव दोनों साथ में बोले। मुझे किसी के साथ नहीं बांधना और नहीं किसी को अपनी जिंदगी के शामिल करना, अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। खड़ा हो गया, बाहर निकल गया। इसका कुछ नहीं हो सकता, अंडरस्कोर ध्रुव सर हिलाकर बोला। दोनों भी उसके पीछे चले गए। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। प्रीत और शौर्य की शादी को पूरा 10 दिन हो गए थे। प्रीत ने अपनी घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली। सात्विक, मिराज, विराज तीनों के साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। इन दोनों शौर्य और उसकी कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि शौर्य ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, कल रात में ही आया था वो। आज संडे था, सब घर पर ही रहने वाले थे। प्रीत सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग गई, पूजा कर किचन में चली गई। भाभी, अंडरस्कोर सात्विक दौड़ते हुए किचन में आया। वो पूरा पसीना पसीना था, छोटा सा लोअर और जिम की टी शर्ट पहनी हुई थी, वो शूज पहने किचन के अंदर आ गया। क्या हुआ? अंडरस्कोर हीर हाथ में करछली लिए बोली। उसकी नजर नीचे गई। तुम शूज पहनकर अंदर आ गए? अंडरस्कोर प्रीत नीचे की तरफ इशारा कर बोली। सात्विक अपने शूज देख बोला। अंडरस्कोर तो क्या होता है? पहला पहलू ये रसोई है, यहाँ पर खाना बनता है, माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है, और तुम यहाँ पर शूज पहनकर आ गए। और दूसरा पहलू यह है, अभी फर्श साफ हुआ और देखा तुमने, पूरा गंदा कर दिया। अंडरस्कोर प्रीत पीछे की तरफ इशारा कर बोली। ओके ओके, मैं जाता हूँ बाहर, आप प्लीज प्रोटीन जिम में ले आओ हमारे लिए। अंडरस्कोर सात्विक कहकर फिर से भाग गया। प्रीत उसे देख सर हिला दी। सेफ को देख बोली, अंडरस्कोर आप प्रोटीन बना दीजिए। प्रीत चाय छानकर बाहर ले गई। बाहर हॉल में दादाजी राजवीर जी दोनों बैठे हुए थे, दोनों को चाय देकर फिर से किचन चली गईं। सेफ प्रोटीन की बोतल रेडी कर बड़ी सी ट्रे में रख दी। प्रीत ट्रे उठाकर जिम में चली गई।
उसने इन 1 हफ्तों में पूरा घर घूम लिया था सिवाय एक कमरे के, और वह था शौर्य का कमरा, क्योंकि वह लॉक था और किसी को परमिशन नहीं थी उसे रूम में जाने की। प्रीत जिम के बाहर आकर खड़ी हो गई, दोनों हाथ से ट्र पकड़ी हुई थी। गेट खोलते ही नहीं बन रहा था, तभी अंदर से गेट खुल गया। प्रीत सामने देख खड़ी हो गई, क्योंकि सामने शौर्य खड़ा था। लोवर और टी शर्ट में उसके पूरे माथे शरीर में पसीना चमक रहा था। अब वही खड़ी रहोगी क्या? अंडरस्को शौर्य उसे अपने आप को देखता देख बोला। प्रीत सर नीचे कर जल्दी से अंदर आ गई। सब अपनी अपनी बोतल उठा लिए। बस एक बोतल बची थी। शौर्य प्रीत के करीब आया। प्रीत खुद में सिमट सी गई। प्रीत एक कदम पीछे हो गई। उसकी साड़ी उसकी एड़ी में फंस गई, जिससे वो नीचे गिरती। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसे अचानक पकड़ने से प्रीत डर गई। डर के वजह से उसके हाथ से ट्रक छूट गई नीचे जमीन पर। ट्रक के टूटने से सब उन्हें ही देखने लगे। प्रीत कभी ट्रक को देखती, कभी शौर्य को, जो ट्रक को ही देख रहा था। प्रीत डरने लगी। इतने दिन हो गए थे उसे। वह हर चीज संभाल संभाल कर करती थी, कहीं टूट न जाए। महंगी जो थी, सारा सामान आराम से रखती थी। यहाँ तक अपने कमरे ने भी वो हर सामान धीरे से रखती थी। उसने ऐसी कई चीजें थी जो छू तक नहीं थी। उसे अब लग रहा था कहीं शौर्य गुस्सा ना करने लगे। उसकी आंखें भर आई। वो प्रीत का जाना। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। सब अपनी अपनी बोतल उठा लिए। बस एक बोतल बची थी। शौर्य प्रीत के करीब आया। प्रीत खुद में सिमट सी गई। प्रीत एक कदम पीछे हो गई। उसकी साड़ी उसकी एड़ी में फंस गई, जिससे वो नीचे गिरती। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसे अचानक पकड़ने से प्रीत डर गई। डर के वजह से उसके हाथ से ट्रक छूट गई नीचे जमीन पर। ट्रक के टूटने से सब उन्हें ही देखने लगे। प्रीत कभी ट्रक को देखती, कभी शौर्य को, जो ट्रक को ही देख रहा था। प्रीत डरने लगी। इतने दिन हो गए थे उसे। वह हर चीज संभाल संभाल कर करती थी, कहीं टूट न जाए। महंगी जो थी, सारा सामान आराम से रखती थी। यहाँ तक अपने कमरे ने भी अब लग रहा था कहीं शौर्य गुस्सा ना करने लगे। उसकी आंखें भर आई। वो अब आगे। गवार लड़की अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत डर गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। शौर्य ने उसे सीधा खड़ा किया। प्रीत सर झुका खड़ी हो गई। जब संभालती नहीं है तो पहनती ही क्यों हो? तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है जो इतनी बड़ी साड़ी पहन लेती हो? अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत उसकी बात सुन सर उठाकर देखने लगी। उसे तो लगा था ट्रक के लिए डांटेगा। भाई इट्स ओके अंडरस्को कार्तिक प्रीत को डरता देख बोला। तुम लोग इस गवार का साइड देना बंद कर दो। पता नहीं क्यों पापा ने इसे घर ले आए, पैसे देकर रफा दफा करते पूरा घर का माहौल बिगड़ती है। न कपड़े पहनने का सेंस है न अकल। तुम न मुझसे दूर ही रहो। तुम्हारी यह सड़ी सी शक्ल देखकर मेरा पूरा दिन बिगड़ जाता है। अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। हटो यहाँ से गवार पता। अंडरस्को शौर्य गुस्से में प्रीत के बाजू से निकल गया। प्रीत सर झुका ली। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे यहाँ भी वही सुनने मिल रहा था, गवार जो उसकी चाची कहा करती थी। प्रीत धीरे से झुककर टूटी हुई ट्र उठने लगी। भाभी आप रहने दीजिए, कोई और उठा लेगा, आपके हाथ पर लग जाएगी, अंडरस्को केशव ने कहा। मिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लेकर जिम से बाहर चला गया। सब उसके पीछे पीछे चले गए। मिराज प्रीत को लेकर हॉल पर खड़ा हो गया। राजवीर जी उन्हें ऐसे एकटा आते देख बोले। अंडरस्को क्या हो गया? ऐसा क्यों झुंड बनाकर आ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अंडरस्को मिराज ने कहा। धीरे से प्रीत का हाथ छोड़ दिया। प्रीत ने गहरी सांस ली। जिम से निकलते वक्त वो यही सोच रही थी, कहीं कोई शौर्य की शिकायत ना कर दे राजवीर जी के सामने, वरना उसे डांट पड़ेगी। ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हैं, जाओ नहा लो पहले, अंडरस्को राजवीर जी ने कहा। प्रीत जल्दी से किचन में चली गईं। सब अपने अपने रूम में चले गए। आधे घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। प्रीत किचन में ही थी, वो बाहर ही नहीं निकली। सेफ को खाना परोसने बोल दी थी। भाभी अंडरस्को विराज किचन की तरफ देख प्रीत को बुला कहा। प्रीत बेटा आ जाओ, नाश्ता शुरू करते हैं। अंडरस्को राजवीर जी प्रीत को आवाज लगा बोले। अभी मुझे भूख नहीं है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अंडरस्को प्रीत किचन से आवाज लगा बोली। शौर्य को मतलब ही नहीं था, उसने खाना खाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी पत्नी सुबह 5 बजे से उठकर तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती है और तुम उससे यह नहीं पूछ सकते हो कि उसने खाना खाया है? नहीं खाया? रात में भी वह तुम्हारा वेट कर रही थी, उसने खाना नहीं खाया था और अभी भी तुम्हें क्या उसकी फिक्र नहीं है? अंडरस्को राजवीर जी थोड़े गुस्से ने शौर्य से बोले। शौर्य को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया तो अपनी प्लेट आगे खिसकते हुए बोला। अंडरस्को मैंने नहीं कहा था कि मेरे लिए अच्छा खाना बनाएं और मेरा खाना सेफ बनता है, ना कि वह लड़की। और एक बात और, मुझे फर्क नहीं पड़ता वह खाए ना खाए या फिर कहीं जाकर मर जाए, मुझे नहीं है उसकी फिक्र और ना ही मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूँ। गवार कहीं की, इससे अच्छे तो हमारे घर के नौकर है जिन्हें कपड़े पहनने का सेंस तो है, अच्छे से रहते हैं, इसे न सेंस है न इसमें अकल है। अगर ये लड़की दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी मैं कभी ऐसी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। किचन में खड़ी प्रीत उसकी बात सुन अपने मुंह में हाथ रख ली, रोने लगी जिसमें उसकी आवाज बाहर ना निकल पाए। राजवीर जी के साथ सबको गुस्सा आ रहा था शौर्य पर। अपनी बकवास बंद करो, तुमने ही उसे पूरा हक दिया है तुम्हारी बीवी होने का और अब तुम मुकर नहीं सकते इस बात से, वह तुम्हारी बीवी है।
तुम्हें उसे किसी भी अवतार में अपनाना पड़ेगा। और क्या कमी है उसमें? साड़ी पहनती है तो तुम्हें बुरी लग रही है, या फिर छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की बहुत अच्छी लगती है, हाई स्टैंडर्ड रहती है, पार्टी करती है रोज। राजवीर जी गुस्से में खड़े होकर बोले। शौर्य भी खड़ा हो गया। हाँ, मुझे वैसे ही लड़की पसंद है जो मेरे स्टैंडर्ड की हो, जो हर चीज जानती हो, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये गवार, इसे तो ये भी नहीं पता कि इसे पढ़ना क्या है, जो अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती। वो मेरे साथ जिंदगी क्या बताएगी, जो दूसरों के सहारे जीती हो। इस लड़की के कारण मैंने इस घर में आना बंद कर दिया। शौर्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। राजवीर जी को गुस्सा आ रहा था अपने बेटे पर। दादाजी गुस्से में खड़े होकर बोले, जब तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं थी तो शादी क्यों की तुमने उससे? शादी 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 बर्बादी बन गई है वह मेरी। उसे लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। आज समझ आ रहा कितनी बड़ी गलती थी मेरी उससे शादी करना। इससे अच्छा तो वही मार देता। शौर्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज वहां खड़े हर किसी को इसके अंदर का गुस्सा, नफरत साफ बता सकती थी। वो प्रीत से कितनी नफरत करता है। शौर्य अपनी जबान से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। राजवीर जी गुस्से में बोले। आप सुन लीजिए, जब तक वह लड़की इस घर पर रहेगी मैं इस घर पर नहीं आऊंगा। शौर्य ने कहा बाहर की तरफ बढ़ गया। रुकिए। प्रीत किचन से बाहर निकल बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। सब उसकी तरफ देखने लगे। शौर्य के कदम रुक गए प्रीत की आवाज सुनकर। आप प्लीज मेरी वजह से इस घर से मत जाए। प्रीत धीरे से सर झुका बोली। वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। जाने दो बेटा, जब अकल आएगी तो खुद चला आएगा घर। दादाजी प्रीत को रोक बोले। मेरे वजह से क्यों घर छोड़ना, जब घर इनका ही है। पर दूसरी तो मैं हूं ना इस घर पर। प्रीत धीरे से सर उठाकर दादाजी को देख बोली। ओह, तो क्या मेरी जगह तुम घर से जा रही हो? शौर्य ने प्रीत को देख कड़क आवाज में कहा। प्रीत सर उठाकर शौर्य को देखने लगी। हाँ, मैं चली जाती हूँ इस घर से। प्रीत शौर्य को देख बोली। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा था फ्री का मिल गया है तो आराम से बैठकर फ्री में पूरी जिंदगी खाने का विचार बना लिया, पर अब जाने का बोल दिया है तो निकलो। शौर्य अपने हाथ बात बोला। शौर्य अपनी हद में रहो। राजवीर जी गुस्से में उसे देख बोले। प्रीत को देख बोले। बेटा, इस गधे की बात में ध्यान मत दो, तुम्हारा भी घर है ये जितना उसका है। प्रीत अपना सर ऊपर सर सबको देख धीरे से बोली। जिससे मेरा नाता जुड़ा है वह मुझसे नाता नहीं रखना चाहता तो क्यों जबरदस्ती इस रिश्ते में बात जाना। प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्रीत अपने दोनों हाथ जोड़ ली। भाभी, आप भाई की बात मत सुनो प्लीज। मिराज ने कहा। भाभी, अगर आपको हट हुआ है तो आप कुछ भी बोलो। आपको डांटना चिल्लाना है, रोना है, चिल्ला लो, रो लो, लेकिन प्लीज घर छोड़कर जाने के बात मत करो। विराज प्रीत के पास आकर बोला। चिल्लाने रोने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। प्रीत धीरे से बोली। भाभी, आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अपने प्रॉमिस किया था आप हमारे साथ पूरी जिंदगी रहोगी। भाई की बात पर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही है, गुस्सा करते रहते हैं सब पर, लेकिन को प्यार भी बहुत करते हैं। सात्विक ने कहा। प्रीत उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। राजवीर जी को देख हाथ जोड़ बोली। जो आपने किया है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं वादा करती हूं आपसे जल्द से जल्द मैं उसकी एक एक पाए आपको चुका दूंगी। नहीं बेटा। राजवीर उसके पास आकर बोले। प्लीज। प्रीत राजवीर जी को देख बोली। अपने कदम पीछे लेकर गेट की तरफ चली गई। शौर्य को देख सर झुकाते हुए बोली। मेरे कारण आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए माफी मांगती हूँ। जा रही हो तो ढोंग मत बताओ। शौर्य अपनी एक आईब्रो ऊपर बोला। प्रीत के चेहरे में स्माइल आ गई। पलटकर सबको देखा, गेट से बाहर चली गई। शौर्य उसे जाता देख बिना किसी को देखे रूम में चला गया। ये गलत किया तूने शौर्य, ये तेरे लिए बहुत गलत साबित होने वाला है। दादाजी ने कहा। राजवीर जी अपना सर पकड़ कर बोले। उसे इस घर में कितनी खुशी से लाया था, एक भी दिनों से चैन से नहीं रहने मिला। इतने दिन में बस रोते हुए आए हैं, उसे यहाँ खुश रहने के लिए लेकर आया था, पर क्या हुआ? अचानक से राजवीर जी ने अपने सीने में हाथ रख लिया। आह ह वो अपने सीने को पकड़ लड़खड़ाने लगे। पापा। सात्विक जो उनके बाजू में खड़ा था वो डर गया। कार्तिक जल्दी से चेयर खींचकर उन्हें बैठा दिया। पापा पापा। सात्विक राजवीर जी के हाथ मलने लगा। राजवीर जी अपना सीना पकड़े हुए लंबी अटकती सांस ले रहे थे, उनकी सांस बढ़ रही थी। शौर्य भाई, फूफा जी। मिराज चिल्लाते हुए ऊपर रूम की तरफ देख बोला। रूम में ले चलते हैं, जल्दी ऑक्सीजन लगाओ। कार्तिक ने कहा। राजवीर जी को कि अधिकतर होता था जब वह टेंशन में होते थे, उन्हें हार्ट की बीमारी थी, उनकी सांस अचानक से बढ़ जाती थी, पर आज कुछ ज्यादा ही था। राजवीर जी की सांस वापस ही नहीं आ रही थी। दादाजी अपने बेटे की हालत देख घबरा गए। केशव, कार्तिक, विराज, सात्विक चारों राजवीर जी को उठाकर कमरे में ले गए। मिराज भागते हुए शौर्य को बुलाने चला गया। केशव जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कार्तिक डॉक्टर को फोन करने लगा। विराज, सात्विक दोनों राजवीर जी के पैर हाथ मल रहे थे। केशव मास्क लगा सारी खिड़कियां खोल दी जिसमें हवा आए बाहर की। मिराज भागते हुए शौर्य के कमरे के गेट खटखटाने लगा। भाई 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 जल्दी बाहर निकालो भाई। शौर्य गुस्से में गेट खोला। क्या है, अभी भी शांति नहीं है क्या तुम्हें?
भाई फूफा जी, अंडरस्को मिराज हफ्ते हुए बोला। शौर्य उसकी बात सुनकर घबरा गया, वो भागते हुए नीचे चला गया। हाल में किसी को ना देख वो राजवीर जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। मिराज भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आया, वह भी कमरे में चला गया। सात्विक राजवीर जी के सीने में प्रेस कर रहा था। शौर्य कमरे में आना राजवीर जी की हालत देखकर वह घबरा गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को डॉक्टर को फोन किया? हाँ भाई कर दिया, अंडरस्को कार्तिक ने कहा। शौर्य राजवीर जी को बैठाकर उनकी पीठ पर रब करने लगा। प्रीत, अंडरस्को राजवीर जी शौर्य का हाथ खुद से दूर कर बोले। आप इस हालत में भी उस लड़की का नाम ले रहे हैं, अपने आप को संभालिए, अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। उन्हें उनकी हालत नहीं दिख रही है, वह गवार लड़की को याद कर रहे हैं, वो 10 दिन। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य गुस्से में गेट खोला। अंडरस्को, क्या है, अभी भी शांति नहीं है क्या तुम्हें? भाई फूफा जी, अंडरस्को मिराज हफ्ते हुए बोला। शौर्य उसकी बात सुनकर घबरा गया, वो भागते हुए नीचे चला गया। हाल में किसी को ना देख वो राजवीर जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। मिराज भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आया, वह भी कमरे में चला गया। सात्विक राजवीर जी के सीने में प्रेस कर रहा था। शौर्य कमरे में आना राजवीर जी की हालत देखकर वह घबरा गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को डॉक्टर को फोन किया? हाँ भाई कर दिया, अंडरस्को कार्तिक ने कहा। शौर्य राजवीर जी को बैठाकर उनकी पीठ पर रब करने लगा। प्रीत, अंडरस्को राजवीर जी शौर्य का हाथ खुद से दूर कर बोले। आप इस हालत में भी उस लड़की का नाम ले रहे हैं, अपने आप को संभालिए, अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। उन्हें उनकी हालत नहीं दिख रही है, वह गवार लड़की को याद कर रहे हैं। अब आगे। प्रीत अंडरस्को राजवीर जी अटकती आवाज में बोले। एक गार्ड डॉक्टर को लेकर अंदर आया। चेक करो, अंडरस्को शौर्य डॉक्टर को देख बोला। डॉक्टर राजवीर जी को चेक करने लगा। वह बाकी सबको देख बोले, अंडरस्को मैंने पहले ही कहा था, इन्हें टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है टेंशन लेने से। डॉक्टर ने ऑक्सीजन को तेज कर दिया। राजवीर जी के सीने पर हाथ फेरने लगे। पर राजवीर जी की सांस बाहर ही नहीं आ रही थी, वह सांस ले रहे थे लेकिन लंबी लंबी। आप प्लीज टेंशन लेना बंद कर दीजिए, आपने आप को शांत करिए, इससे आपको ही प्रॉब्लम जाएगी, अंडरस्को डॉक्टर ने कहा। प्रीत अंडरस्को राजवीर जी धीरे अपना मास्क निकलने लगे। जो भी प्रीत है उन्हें बुला दीजिए, इससे इन्हें थोड़ी टेंशन कम होगी और यह अपना मास्क ना निकले, अंडरस्को डॉक्टर राजवीर की का मास्क सही कर कहा। अगर हम उसे बुला देंगे तो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। देखिए सर, आराम से बात करिए, अगर वह ये नहीं बोलता तो राजवीर जी को और प्रॉब्लम जा सकती थी, वरना तो उसकी इतनी हैसियत और औकात नहीं थी कि शौर्य सिंह रायजादा के सामने मुंह खोल सके। मैं तो सिर्फ बाहर का इलाज कर सकता हूं, अब अंदर क्या चल रहा है इंसान के, मैं वह चीज़ नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जो यह चाह रहे हैं वह पूरा कर दीजिए, इससे इन्हें टेंशन कम हो जाएगी और शायद ही सांस अच्छे से ले पाए, वरना हमें इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, अंडरस्को डॉक्टर ने आराम से कहा। शौर्य राजवीर जी को देखने लगा जब बार बार प्रीत का नाम ले रहे थे। शौर्य ने अपने सर पर हाथ रख लिया, वह हर बार अपने परिवार के सामने हार जाता था। उसने केशव को देख के, अंडरस्को जाओ उसे लड़की को लेकर आओ। आ रही है वो लड़की, आप शांत हो जाए, आ जाएगी वह लड़की कुछ देर में आपके सामने, अंडरस्को शौर्य राजवीर जी को देख कहा। तब जाकर राजवीर जी थोड़ा शांत हुए, उनके हार्ट बीट शांत हुई, मॉनिटर में उनकी हार्ट बीट सामान्य चलने लगी। केशव वहां से बाहर चला गया प्रीत को लेने। आधे घंटे बाद केशव अंदर आया। कहाँ है वह लड़की, अंडरस्को शौर्य उसके आजू बाजू देख बोला। भाई भाभी अपने आसपास है ही नहीं, मैंने उन्हें पूरे एरिया में देख लिया, अंडरस्को केशव ने कहा। उसके घर में देखा, घर चली गई होगी, वह अपने लेकर आओ उसे घर से ही, अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। वह घर नहीं जा सकती, अंडरस्को दादाजी शौर्य को देख बोले। क्यों नहीं जा सकती घर, अपने क्या उसके घर में कीड़े पड़े हैं, अंडरस्को शौर्य दादाजी को देख बोला। उसका कोई घर नहीं है, न ही कोई अपना कहने वाला, उसे घर से पहले ही निकाल दिया गया था जिस दिन तुमने शादी की थी, अंडरस्को दादाजी शौर्य को देख बोले। शौर्य की आंखें गुस्से में सख्त हो गई, तो लड़की कहा जा सकती है, जाओ ढूंढो उसे कहीं से भी लेकर आओ, अंडरस्को शौर्य गुस्से में केशव से बोला। जब से वह लड़की उसकी जिंदगी में आई थी ना, तब से उसकी जिंदगी के लगे पड़े थे, कभी शांति से बैठा ही नहीं था, कुछ ना कुछ होता ही रहता था उसके घर में, कभी वो उस लड़की से भागता। यहाँ प्रीत रायजादा विला से बाहर तो निकल आई थी, पर जाती कहाँ समझ ही नहीं आ रहा था। पहले तो उसने सोचा था अपने भाई के पास चले जाएगी, यश के पास हॉस्पिटल, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता था हॉस्पिटल कहाँ है, उसका किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। फिर सोचा घर जाएगी, कौन सा घर, कैसा घर जो कभी था ही नहीं, उसका कोई अपना ही नहीं है, उसका कहाँ जाएगी वह। प्रीत अपनी साड़ी का पल्लू दूसरे कंधे में लेकर पूरा लपेट ली, पैदल ही चलने लगी। रोड याद ही नहीं थी कि किस रोड में चलना है, और यहाँ पर एक गाड़ियाँ ऑटो भी नहीं थी, सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी जो कि अमीर लोगों की थी। कहाँ जाना है पता नहीं, किसके पास जाना है पता नहीं, क्या करेगी पता नहीं, कुछ पता नहीं था उसका, बस लावारिश जैसे आगे चली जा रही थी। बस उसके दिमाग में यह था कि उसे रायजादा विला से बहुत दूर जाना है, जिसमें शौर्य को शक्ल ना देखना पड़े उसकी। इन 10 दिनों में उसने कितनी अच्छी लाइफ झेली थी, थोड़े दिनों के लिए खुश हो गई थी। कल रात से कुछ नहीं खाया था ना पिया था।
वो रोड क्रॉस करने लगी, सामने से अति बड़ी सी गाड़ी उसके बाजू से निकली। ड्राइवर चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को आधी आधी हो क्या? प्रीत डर गई, सीधे खड़ी हो गई। रोड क्रॉस ना कर वह फिर से सीधा चलने लगी। यहाँ केशव ने गार्ड्स को लगा दिया था प्रीत को ढूंढने के लिए, लेकिन प्रीत उसे मिल ही नहीं रही थी क्योंकि प्रीत काफी दूर जा चुकी थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी, प्रीत अभी तक नहीं मिली थी। अब सबको टेंशन हो चुकी थी। शौर्य के कहने पर केशव ने अपने घर को प्रीत के घर भेजा था, लेकिन वहां भी कुछ भी नहीं पता चला। प्रीत वहां आई ही नहीं थी। शाम को तेज बारिश हो रही थी, अंधेरा हो गया था। राजवीर जी को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था ये बोलकर कि प्रीत आ रही है। सब परेशान थे, हॉल में बैठे हुए थे। शौर्य, केशव, कार्तिक, अभय, ध्रुव, सात्विक, मिराज सब प्रीत को ढूंढने में लगे थे। बारिश के कारण और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहा जा सकती है ये लड़की अंडरस्को। शौर्य अपने सर पर हाथ रख बोला। उसे भी आप टेंशन होने लगी थी। वह जमाना जानता था आजकल का कैसा जमाना है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहाँ होगी प्रीत, किस हालत में होगी? भाई सब आपकी गलती है, भाभी को ऐसे भेजना ही नहीं चाहिए था अकेले। जब आपको भाभी के साथ रहना ही नहीं था तो शादी क्यों की थी आपने भाभी से? अंडरस्को सात्विक गुस्से में शौर्य को देख बोला। हाँ भाई, आज तो आपने हद कर दी है अंडरस्को, मिराज ने गुस्से में कहा। आज तक किसी ने भी शौर्य से ऐसी बदतमीजी और गुस्से में बात नहीं की थी क्योंकि सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज सात्विक और मिराज उससे बहुत नाराज थे क्योंकि उनकी भाभी की बात थी और एक लड़की की जो अभी तक घर नहीं आई थी, पता नहीं कहाँ थी। शौर्य कुछ नहीं बोला। उसने पुलिस को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर दिया था। हर जगह चेकिंग हो रही थी, होटल में भी चेक किया जा रहा था। पर प्रीत के पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, वह तो घर से ऐसे ही निकली थी, कहाँ से आता उसके पास पैसा? रात के 10 बज रहे थे, अभी तक कोई खबर नहीं थी। बारिश बंद हो गई थी, चारों तरफ फिर से गाड़ियां चलने लगी थी। एक अंदर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे कई सारे वहां गरीब लोग सो रहे थे, झोपड़ियां बनाकर कोई खाना बना रहा था। कई लड़के वहां ताश के पत्ते खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। हर जगह कीचड़, गंदगी फैली हुई थी। स्मेल भी बहुत गंदी तरीके से आ रही थी। एक कोने में प्रीत बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह पहली बार ऐसी जगह आई थी, उसके पास कोई और जगह भी नहीं थी। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कपड़े तो उसने महंगे पहने थे, तो यहाँ क्यों बैठी हुई थी और रो भी रही थी? प्रीत अपने गले में पहने मंगलसूत्र को अच्छे से ढक लिया क्योंकि वहां के लोगों की नजर उस पर अच्छी नहीं थी। बारिश तेज होने के कारण यही आकर बैठ गई थी। उसकी साड़ी पर कीचड़ लगा हुआ था और चप्पल में भी। अपने आप को ऐसा घूरता वो खड़ी हुई वहां से रोड को देखने लगी जो अब चलने लगी थी। वो धीरे से रोड की तरफ ही जाने लगी, तभी उसके पेट से आवाज आई। उसे भूख लगी थी। उसने अपने पर हाथ रख लिया, कसकर दबाने लगी जिसमें पेट से आवाज ना आए। प्रीत इधर उधर देखकर चलने लगी, तभी उसका पैर कीचड़ फिसल गया। वो गिरने को हुई, किसी ने आकर उसके कंधे से पकड़ लिया। प्रीत जल्दी से खुद को संभाल कर खड़ी हो गई। उसने अपने बाजू में देखा, एक औरत ने उसे पकड़ा था। आराम से बेटा, अंडरस्को औरत प्रीत को देख बोली। वह औरत सर पर बड़ी सी टोकनी रखी हुई थी जिसमें शायद कुछ पापड़ और थोड़ी बहुत नमकीन होंगे जो रोड पर खड़े होकर बेचती थी। वह उसे टाइम घर जा रही थी अपने। धन्यवाद अंडरस्को, प्रीत ने कहा, आगे चली गई। एक दुकान में गरम गरम समोसे बन रहे थे। प्रीत की नाक में खुशबू पहुंचते ही उसका पेट फिर से आवाज करने लगा। नहीं प्रीत, कंट्रोल कर अपने आप को, तू ऐसे नहीं हार सकती। तुझे तो आदत है ना ऐसे रहने की। 10 दिन ही तो हुए हैं 2 टाइम ढंग से खाना खाए हुए और मखमली बिस्तर में सोते हुए। पर नहीं, ये सब तेरे लिए नहीं बना है। तू किसी के लिए नहीं बनी हो तो आज भी अपने भाई के लिए है और हमेशा रहेगी। अंडरस्को प्रीत खुद को दिलासा देते हुए बोली। वहां से फिर से आगे चलने लगी। पापा पापा मुझे ये खाना है। अंडरस्को एक बाइक में छोटी सी लड़की अपने पापा को कॉटन कैंडी दिलाने की जिद कर रही थी। उसकी माँ बार बार मना कर रही थी, अंडरस्को नहीं, बिल्कुल नहीं दिलाना है, दांत खराब हो जाएंगे इसके। फिर सुबह उठकर ब्रश भी नहीं करती है अच्छे से। पर उसके पापा ने उस बच्चे को कॉटन कैंडी दिला ही दी। उसकी मम्मी सर ना दिला दी। अंडरस्को आप इसकी सारी विश पूरी कर देते हो, ऐसे में तो ये जिद्दी होते जा रही है। अगर आप पापा प्रिंसेस की विश पूरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अंडरस्को उस बच्ची के पापा ने उसके गाल में किस कर कहा। प्रीत यह सब देख स्माइल करने लगी। उसे अपने पापा मम्मी की याद आ गई। वह कभी अपने पापा मम्मी के साथ ऐसे नहीं घूमी। आंखों में आंसू लिए सर ऊपर कर आसमान को देखने लगी जो काला छाया हुआ था। वह फिर से बरसाने के मूड में था। इस कल अंधेरे की तरह मेरी भी किस्मत काली है, मेरा साथ किसी का नहीं लिखा। अंडरस्को प्रीत ने कहा। आगे चलने लगी। कहाँ जाना था नहीं पता, बस चल रही थी। मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी, यह उसका नजरिया था। पहले भी तो ऐसी ही जीती थी ना। 10 दिन में जिंदगी बदल गई थी। शौर्य के आने से सोचा नहीं था उसने इन 10 दिनों में वह कितना ही सुख पा लगी। फैमिली क्या होती है ये जाना था उसने इन 10 दिनों में। फैमिली में कितना प्यार होता है, भाई बहन में कितना प्यार होता है, पर एक बाप का साया क्या होता है वह जाना था उसने। आप वो बीमार इंसान हो। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत यह सब देख स्माइल करने लगी। उसे अपने पापा मम्मी की याद आ गई। वह कभी अपने पापा मम्मी के साथ ऐसे नहीं घूमी। आंखों में आंसू लिए सर ऊपर कर आसमान को देखने लगी जो काला छाया हुआ था। वह फिर से बरसाने के मूड में था।
इस कल अंधेरे की तरह मेरी भी किस्मत काली है, मेरा साथ किसी का नहीं लिखा। अंडरस्को प्रीत ने कहा। आगे चलने लगी। कहाँ जाना था नहीं पता, बस चल रही थी, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी, यह उसका नजरिया था। पहले भी तो ऐसी ही जीती थी ना। 10 दिन में जिंदगी बदल गई थी। शौर्य के आने से सोचा नहीं था उसने इन 10 दिनों में वह कितना ही सुख पा लगी। फैमिली क्या होती है ये जाना था उसने इन 10 दिनों में। फैमिली में कितना प्यार होता है, भाई बहन में कितना प्यार होता है, पर एक बाप का साया क्या होता है वह जाना था उसने। अब आगे। वो ब्रिज के बिल्कुल टॉप पर खड़ी थी, नीचे से ट्रेन जा रही थी। इतनी रात हो रही थी, अभी भी गाड़ियां थमी नहीं थी, बस लगातार चल रही थी। शायद यहाँ रात नहीं होती, दिन बस चलते जाता है। प्रीत वही बने चलने वाले फुटपाथ पर खड़े होकर नीचे देखने लगी। नीचे काफी गहराई थी। प्रीत वही दीवार पकड़कर गहरी सांस ली। तभी उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी थम सी गई है, कानों में गाड़ियों की आवाज आना बंद हो गई। वो धीरे से पलट गई। वहां एक भी गाड़ियां नहीं थी, सारी रोड पूरा ब्रिज खाली थी। ऐसा लग रहा था अभी तक जो इतनी सारी गाड़ियां चल रही थी उनकी आवाजें आ रही थी, अब वहां जैसे नाम और निशानी नहीं था, जैसे कभी गाड़ियां यहां चली ही नहीं। प्रीत खाली रोड देखकर डर गई, यहां वहां देखने लगी। तभी ब्रिज पर कई सारी गाड़ियां लाइन से आती दिखी। प्रीत यहां वहां देखने लगी, सिर्फ उन गाड़ियों के अलावा वहां कोई गाड़ी आ ही रही थी। वह गाड़ियां प्रीत के सामने आकर रुक गई। प्रीत ये देख डर गई, वह अपने कदम पीछे ले ली, वहां से आगे जाने लगी अपने लंबे कदम लेकर। भाभी, अंडरस्को तभी पीछे से आवाज आई। प्रीत उस आवाज को सुनकर हैरानी से पलट गई, क्योंकि ये आवाज सात्विक की थी। सात्विक गाड़ी से उतर रहा था, उसके साथ मिराज भी गाड़ी से उतरा। भाभी अंडरस्को मिराज प्रीत को देख उसके गले लग गया। कई सारे गार्ड्स, पुलिस की गाड़ी उन्हें घेर कर खड़ी थी। प्रीत इतने लोगों को देखकर डर गई। भाभी आप कहाँ चली गई थी? हमने कहा नहीं ढूंढा, अंडरस्को मिराज प्रीत से अलग हो कहा। प्रीत सात्विक मिराज को देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग क्यों ढूंढ रहे हैं उसे। भाभी घर चलते हैं, अंडरस्को सात्विक प्रीत का हाथ पकड़ कहा। हाँ घर चलकर बात करते हैं, रात बहुत हो गई है, घर पर सब बहुत परेशान है, अंडरस्को कार्तिक ने कहा। नहीं अंडरस्को प्रीत सात्विक से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। क्यों नहीं? भाभी अंडरस्को सात्विक प्रीत को देख बोला। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, अंडरस्को प्रीत सात्विक मिराज को देख बोली। वह क्यों चाहे उसे घर पर, जहां पर उसके पति को ही उसे प्रॉब्लम है, और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उसके वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, उसके वजह से कोई और घर छोड़ दे। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे घर जाने के लिए आरती की थाल सजा कर लेकर आए, अंडरस्को कार के अंदर से भारी आवाज आई। कार का शीशा नीचे हुआ, सामने शौर्य बैठा दिखा जो उसे ही घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने से प्रीत डर गई, सात्विक के पीछे हो गई। भाभी घर चलिए, आपके बिना घर अधूरा है, पापा की भी तबीयत खराब है, वो सुबह से आपको पूछ रहे हैं, अंडरस्को सात्विक ने कहा। प्रीत हैरान हो गई, उसके वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई, और वह भी उसके आदरणीय पूज्य ससुर जी की, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, क्यों? अब भी चलाना है या यहीं पर घर बसाना है? अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। सात्विक प्रीत का हाथ पकड़ गाड़ी में बैठा दिया, खुद आगे वाली सीट में बैठ गया। प्रीत शौर्य के बाजू में बैठी हुई थी, अपने दोनों हाथ को मसल रही थी, उसे शौर्य के बाजू में बैठने से ही डर लग रहा था। थोड़ी देर में वो लोग रायजादा विला के बाहर थे। शौर्य गाड़ी से बाहर निकला, डायरेक्ट घर के अंदर चला गया, उसने एक बार भी किसी को नहीं देखा। सात्विक प्रीत के साइड का गेट खोल उसे बाहर निकला। भाभी पहले आप फ्रेश हो जाए, फिर आप पापा के रूम में आ जाना जल्दी, अंडरस्को सात्विक ने कहा, उसे लेकर अंदर चला गया। प्रीत अपने रूम में चली गई, जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े चेंज कर राजवीर जी के कमरे में आ गई। राजवीर जी अभी सो रहे थे, उनके चेहरे में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, वो अब सुबह ही उठने वाले थे। किसी ने भी खाना नहीं खाया था, सुबह से सब परेशान थे राजवीर जी, और उसे लेकर प्रीत ने सबको खाना खिलाया, रूम में भेज दिया। खुद रूम में आ गई, अपने आप को मिरर में देखने लगी। वह फिर से इस घर पर आ गई, उसने सोचा नहीं था कि वह फिर से आ जाएगी। तभी जोर से गेट खुला, प्रीत अपनी जगह से खड़ी हो गई, शौर्य गुस्से में अंदर आया। प्रीत उसे अंदर आता देख डर गई, अपने कदम पीछे लेने लगी। उसे जोर से डर लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल रखी थी और शर्ट के बटन खुले हुए थे, उसे टाइम बहुत भयानक लग रहा था, गुस्से में उसकी नजर तनी हुई थी। शौर्य अंदर आया, उसने अंदर से गेट लगा दिया और प्रीत के पास जाने लगा। प्रीत उसके ऐसे गुस्से में पास आने से डर गई, अपने कदम पीछे लेने लगी, वो दीवार से टकरा गई। शौर्य बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हो गया। तो आ ही गई तुम फिर से, इस घर पर क्या जादू किया है तुमने इतनी जल्दी? अंडरस्को शौर्य गुस्से एक एक हाथ दीवार पर रख बोला। प्रीत उसके ऐसे दीवार पर हाथ रखने से डर गई, खुद में सिमट गई। याद रखना, तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से आई हो और किसी के नहीं। तो याद रखना, ऐसा कोई काम नहीं करना कि तुम्हें फिर से इस घर से जाना पड़ जाए। मेरे सामने जितना हो सके उतना अपनी शक्ल दिखाना ही मत, अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। प्रीत अपना सर झुकाए रो रही थी, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। शौर्य से दूर हो गया, गेट के पास जाने लगा, उसने पलटकर प्रीत को देख कहा, अंडरस्को अगर तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों को कोई भी तकलीफ हुई तो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने में मैं जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। तुम इस घर पर हो तो ये मत समझाना मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा, तुम जैसी लड़कियां हमारे यहाँ की नौकरानी भी नहीं हो सकती, अंडरस्को शौर्य के कहा। गेट खोलकर बाहर चला गया, उसने इतनी तेज गेट पटका कि प्रीत डर गई। नेक्स्ट मॉर्निंग
सब कुछ वैसा ही था। प्रीत सुबह जल्दी उठकर पूजा कर किचन में चली गईं। सुबह राजवीर जी की नींद खुली। उन्हें याद आया कल प्रीत को शौर्य ने घर से निकाल दिया था। ये याद करते ही वह अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर बेड से खड़े हो गए और रूम के बाहर चले गए। सब अभी अभी कमरे से निकले थे, ऑफिस से रेडी होकर। राजवीर जी को ऐसे भागते देख वो लोग उनके पास आ गए, उन्हें पकड़कर सोफे में बैठा दिया। पर राजवीर जी खड़े होते हुए बोले, अंडस को नहीं, मुझे प्रीत को लेने जाना है। भाभी, अंडस को मिराज प्रीत को आवाज लगा बुलाया। क्या हो गया? अंडस को प्रीत किचन का अप्रेन पहने किचन से बाहर निकली। प्रीत राजवीर जी को जगह देख उनके पास आ गई। राजवीर जी प्रीत को देखकर अपने पास बुला लिए। उसके सर पर हाथ रख बोले, अंडस को हमें छोड़कर नहीं जाना अब, वरना अगली बार मैं चला जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप अंडस को? प्रीत उन्हें थोड़ी नाराजगी से बोली। बेटा हमें छोड़कर मत जाना अंडस को दादाजी ने कहा। प्रीत कुछ बोलने को हुई कि उसकी नज़र सीढ़ियों से आ रहे शौर्य पर पड़ी, जो ऑफिस के लिए फुल रेडी था। उसने ब्लैक टैक्सिको 3 पीस सूट पहना था, हाथ में लैपटॉप बैग लिए वो नीचे आ रहा था। दादाजी राजवीर जी के पैर छूकर बोला, अंडस को पूछना तो बनता नहीं है। शौर्य एक नज़र प्रीत को देख बोला, पर पूछ लेता हूँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तूने मेरे ठीक होने की वजह ला दिया अंडस को राजवीर जी खुश होते हुए बोले। नाश्ता लग गया है अंडस को प्रीत धीरे से बोली। चलो पापा मैं आपके नहाने में हेल्प करता हूँ अंडस को सात्विक ने कहा। मैं अभी बुढ़ा नहीं हो गया हूँ जो तू मेरी नहाने में मदद करेगा, मैं खुद नहा लूंगा, आता हूँ मैं अंडस को राजवीर जी ने कहा। अंदर अपने रूम में चले गए। प्रीत किचन में चली गईं। ये वही है जो कल से सीने पर हाथ रख हाफ रहे थे अंडस को मिराज सोफे में बैठ बोला। कोई कुछ नहीं बोला, सब डाइनिंग टेबल में बैठ गए। प्रीत खाने का बाउल लेकर बाहर रखने लगी। तभी शौर्य तेज चिल्लाते हुए बोला, अंडस को मेरा नाश्ता कहाँ है? सेफ जल्दी से बाहर निकाला, किचन से हाथ में प्लेट लिए शौर्य के सामने प्लेट रख दिया। गेट लॉस्ट, मुझे लेट लतीफ लोग बिल्कुल नहीं पसंद अंडस को शौर्य गुस्से में बोला। सर अंडस को सेफ सर उठा बोला, उसकी हालत रोने जैसी हो गई थी। क्या हुआ है? थोड़ी देरी तो लेट हुआ है, तुम तो ऐसा चिल्ला रहे हो जैसे पता नहीं कितना घंटा भर लेट हो गया अंडस को दादाजी थोड़े तेज आवाज में शौर्य से बोले। गुस्सा करना आदत है, इनकी नाक में गुस्सा रहता है अंडस को प्रीत धीरे से अपने मन बोली। शौर्य उसे घूरने लगा जैसे उसे उसके मन की बात सुनाई दे गई हो। प्रीत उसे घूरता देख जल्दी से किचन में भाग गई है। भगवान ऐसे घूरते हैं जैसे अभी खा जाएंगे। दोबारा याद रखना, मुझे लेट लोग बिल्कुल नहीं पसंद और कामचोरी तो बिल्कुल भी नहीं अंडस को शौर्य ने कहा। अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। राजवीर जी भी बाहर आए, अपनी चेयर में बैठ गए। प्रीत किचन में बड़े बड़े 2 बाउल लेकर रख सबको खाना परोसने लगी। एक बाउल राजवीर जी के सामने रख दी। राजवीर जी का बाउल देकर मुंह बन गया। उन्होंने सबको देखा, सब पराठे खा रहे थे और उन्हें खिचड़ी मिली थी। बेटा ये मेरा नहीं है, किसी बीमार इंसान का है अंडस को राजवीर जी प्रीत को देख बोले। प्रीत मिराज को पराठे रख बोली, अंडस को, और वह बीमार इंसान आप है, पूरा फिनिश करिए, उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। राजवीर जी का मुंह बन गया। उन्होंने खिचड़ी को मुंह में रखा। उनके चेहरे पर स्माइल आ गई क्योंकि प्रीत की बनाई खिचड़ी किसी बीमार इंसान की खिचड़ी तो लग नहीं रही थी। उन्हें ऐसा स्माइल करता देख मिराज ने पूछा, अंडस को आपको खिचड़ी इतनी पसंद आई? अगर तुम भी खाओगे ना तो तुम भी इस खिचड़ी के दीवाने हो जाओगे अंडस को राजवीर ने कहा। मिराज ने उनकी बात सुनकर उनके बोल से एक चम्मच उठाकर खिचड़ी खा ली। उसकी आंखें बंद हो गई। वो खुश होते हुए बोला, अंडस को भाभी कितनी टेस्टी खिचड़ी है, मुझे भी खिचड़ी खाना है। इतनी टेस्टी है अंडस को केशव ने कहा। राजवीर जी के बाउल से उसने भी एक चम्मच खा ली। मुझे ये पराठे नहीं खाना, मुझे ये खाना है अंडस को केशव ने कहा। पर मैंने तो सिर्फ पापा के लिए बनाई थी खिचड़ी अंडस को प्रीत धीरे से बोली। उसने पहली बार राजवीर जी को पापा बोला था। राजवीर जी ने उसे शादी से टाइम कहा था कि वह उसे पापा बोल सकती है, लेकिन प्रीत के मुंह से कभी निकला ही नहीं, पर आज प्रीत ने कहा। और यह सुन राजवीर जी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। कार्तिक के मम्मी पापा। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। राजवीर जी का मुंह बन गया। उन्होंने खिचड़ी को मुंह में रखा। उनके चेहरे पर स्माइल आ गई क्योंकि प्रीत की बनाई खिचड़ी किसी बीमार इंसान की खिचड़ी तो लग नहीं रही थी। उन्हें ऐसा स्माइल करता देख मिराज ने पूछा, अंडस को आपको खिचड़ी इतनी पसंद आई? अगर तुम भी खाओगे ना तो तुम भी इस खिचड़ी के दीवाने हो जाओगे अंडस को राजवीर ने कहा। मिराज ने उनकी बात सुनकर उनके बोल से एक चम्मच उठाकर खिचड़ी खा ली। उसकी आंखें बंद हो गई। वो खुश होते हुए बोला, अंडस को भाभी कितनी टेस्टी खिचड़ी है, मुझे भी खिचड़ी खाना है। इतनी टेस्टी है अंडस को केशव ने कहा। राजवीर जी के बाउल से उसने भी एक चम्मच खा ली। मुझे ये पराठे नहीं खाना, मुझे ये खाना है अंडस को केशव ने कहा। पर मैंने तो सिर्फ पापा के लिए बनाई थी खिचड़ी अंडस को प्रीत धीरे से बोली। उसने पहली बार राजवीर जी को पापा बोला था। राजवीर जी ने उसे शादी से टाइम कहा था कि वह उसे पापा बोल सकती है, लेकिन प्रीत के मुंह से कभी निकला ही नहीं, पर आज प्रीत ने कहा ही दिया। और यह सुन राजवीर जी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। अब आगे सबकी नज़र राजवीर जी के बाउल पर चली गई। राजवीर जी जल्दी से अपने बाउल पर हाथ रखते हुए बोले, अंडस को मैं बीमार हूं इसलिए खिचड़ी खा रहा हूं, कोई मेरी खिचड़ी पर नज़र नहीं लगाएगा, अपना अपना पराठा खाओ।
सब पराठा खाने लगे, पर उनकी नियत तो खिचड़ी पर ही लगी हुई थी। सब अपने अपने काम पर चले गए। राजवीर जी आज आराम करने वाले थे। प्रीत रूम में आ गई। उसकी नज़र टेबल पर गई जहां पर उसकी कॉलेज की बॉक्स रखी हुई थी। उसे कॉलेज जाना था मंडे से, पर आज का मंडे तो ऐसे ही निकल गया। और राजवीर जी की भी तबीयत खराब थी, ऐसे में वह कॉलेज कैसे जा सकती थी, इसलिए उसने कॉलेज जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। प्रीत वही चेयर में बैठ गई, बुक्स पढ़ने लगी। उसे कुछ कुछ चीज़ समझ में आ रही थी। उसे 4 साल हो गया था अपना 12th पास किए हुए, अब वह 22 साल की हो गई थी। उसे थोड़ा वक्त लगेगा प्रोग्रेस पर। तभी उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन वो डर गई, जल्दी से खड़ी हो गई, जिससे चेयर नीचे गिर गई, जिससे वो और डर गई, जल्दी से चेयर उठाकर बाहर निकल गई। यहाँ ऑफिस में शौर्य एक मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। उसके बाजू में कार्तिक खड़ा उसे कुछ बता रहा था। उसके हाथ में फाइल थी। वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। मीटिंग खत्म हो गई थी, बस वो ही दोनों बैठे डिस्कस कर रहे थे। सुनो अंडरस्को शौर्य इसके आगे कुछ कहता, उसकी नज़र कांच की वॉल से बाहर गई जहाँ से सिर्फ अंदर से देख सकते थे, बाहर पर बाहर से अंदर नहीं। ये लड़की कौन है? अंडरस्को शौर्य बाहर देखते हुए सख्त आवाज में बोला। कार्तिक भी शौर्य के इशारे को देखने लगा। वॉल के उस तरफ लड़की को देख उसके मुंह से निकला अंडरस्को, अरे भाई ये तो रीति है। शौर्य की आईब्रो कस गई। कार्तिक को देख अपनी एक आईब्रो ऊपर कर उसे देख बोला, अंडरस्को कौन रीति? कार्तिक वही चेयर में बैठ गया। शौर्य को देख बोला, अंडरस्को भाई एक नंबर की डब लड़की है, पता नहीं देखती कहाँ है चलती कहाँ है, अभी देखना आप कैसे गिरते पड़ते अपनी सीट में जाएगी। कार्तिक ने कहा। बाहर देखने लगा जहां एक लड़की बड़ा सा ढीला सूट पहने, आंखों में नजर का मोटा लेंस वाला चश्मा लगाए इधर उधर देख रही थी। उसे एलिवेटर में जाना था, पर उसे डर लग रहा था। वो लड़की सच में पूरी डब लग रही थी, क्योंकि पागलों जैसे तो उसकी हरकत थी, और दूसरी खाली एलिवेटर में भी डर रही थी, जो कि बंद था क्योंकि अभी लॉन्च टाइम नहीं हुआ था, इसलिए अधिकतर वो बंद ही रहता था। रीति वो लड़की अपना एक पैर आगे कर एलिवेटर में रखने को होती, फिर पीछे हो जाती। शौर्य ये देख सर हिला, बोला अंडरस्को इस लड़की को यहाँ किसने रखा है? अंकल ने, कार्तिक ने कहा। फिर उसे समझ में आया शौर्य उस लड़की को जज कर रहा था और यह उसे बिल्कुल नहीं पसंद आया। उसने थोड़ी तेज आवाज में बोला, और यह कोई एरी गैरी लड़की नहीं, इसने हमारा शर्मा वाला प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दी थी जिसे आपने ही अप्रूव की थी। अंडरस्को कार्तिक ने कहा। खड़ा हो गया। बाहर देखने कहा। रीति एलिवेटर में पैर रखने को हुई, वैसे ही एलिवेटर चलने लगा। रीति धाम से नीचे गिर गई। हा। कार्तिक ने आंख बंद कर ली। रीति जल्दी से खड़ी हुई, इधर उधर देखकर जल्दी से एलिवेटर से न जाकर सीढ़ियों से भाग गई। शौर्य खड़ा हुआ, कार्तिक को देख कहा, अंडरस्को अपनी नजरें बस काम पर लगाओ, न कि दूसरी तरफ, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करो, न कि गिराओ, सोना भूलो मत तुम कौन हो। शौर्य ने कहा। वहां से निकल गया। कार्तिक खड़ा उसे जाते देख मन में बोला, अंडरस्को भाई आप हर चीज में भाभी को क्यों बीच में ले आते हैं? यह आप गलत कर रहे हो भाभी के साथ, और देखना एक दिन आप बहुत गंदा पछताओगे। स्टैंडर्ड ये सब तो इंसानों ने बनाया है। क्या इंसान के पास ज्यादा पैसा है तो हाई स्टैंडर्ड पर आ गया, और कम पैसा है तो लो। हर इंसान को दिल से बड़ा होना चाहिए, और यह हमने बचपन से सीखा है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। जिस दिन आपको भाभी से प्यार होगा ना, देखना उसके बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, क्या स्टैंडर्ड होता है और क्या मेंटेन करना होता है। शौर्य अपने केबिन में आया, अपना काम करने लगा। इधर आग कॉलेज ये शहर का नंबर 1 कॉलेज था। आज तक जो यहाँ पढ़ा है वो कुछ न कुछ बनकर निकला है, चाहे उसकी प्लेसमेंट हो या कैंटीन से लेकर हॉस्टल, सब A1 है। ये कॉलेज सात्विक मिराज विराज का कॉलेज था। कॉलेज के बड़े से ग्राउंड में फुटबॉल का मैच हो रहा था। आसपास स्टेडियम में कई सारे लोग बैठे हुए थे जो ग्राउंड में टीम को चेयर कर रहे थे। कई लड़कियों के हाथ में पोस्टर था जिसमें मिराज विराज की फोटो लगी हुई थी। और ऐसे कई सारे लोग अलग अलग पोस्टर लेकर चिल्ला रहे थे। ग्राउंड में एक तरफ मिराज खड़ा हुआ था, दूसरी तरफ विराज, दोनों जुड़वा था। शकल भी एक जैसी ही दिखती थी, पर हरकत थोड़ी अलग नहीं, पूरी ही अलग थी, क्योंकि मिराज जहां हर लड़कियों से फ्लर्ट करता था, वही विराज किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था। लेकिन जब बारी फुटबॉल मैच की आती थी तो हमेशा उसकी टीम जीतती थी। आखिरी मैच बाकी था, बॉल मिराज के हाथ में थी, सारे प्लेयर उसे घेर कर खड़े थे और गोल काफी दूर था। मिराज इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर गोल के पास खड़े विराज पर पड़ी, जिसे देख उसने आंख से इशारा किया, बॉल को हवा में उछालकर अपना हाथ राइट साइड कर दिया, जिससे सबको लगा मिराज ने बॉल राइट साइड फेंकी है। सब राइट साइड जाने लगे, पर मिराज उचक कर अपने पैरों से बॉल को लेफ्ट साइड कर दिया, जिससे बॉल डायरेक्ट विराज के पास गई। विराज अपने दूसरे साथी के हाथ में पैर रख उछलकर बॉल को बास्केट में डाल दिया। ये अंडरस्को सब जोर जोर से चीखने लगे, विराज मिराज मिराज विराज। लड़कियां तो जैसे उनकी फैन हुई पड़ी थी। मिराज विराज दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दोनों एक दूसरे कंधे पर हाथ रख स्टेडियम के बाहर चले गए। जल्दी जल्दी वॉशरूम में कपड़े चेंज कर लाइब्रेरी की तरफ भागे। आज पक्का डांट पड़ने वाली है, अंडरस्को मिराज विराज से बोला। हाँ अंडरस्को विराज बस इतना ही कहा। दोनों लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। पूरा एक ग्राउंड दौड़कर आए थे वह दोनों। लाइब्रेरी दूसरे तरफ थी। दोनों जल्दी से अंदर चले गए, चारों तरफ नजरें फेरने लगे। एक कोने में एक लड़का आंखों में नजर का चश्मा लगाए हुए अपनी नजर किताब में घुसा बैठा था।
दोनों उसी के पास आ गए, उसके आजू बाजू बैठ गए। धीरे से इधर उधर देखकर मिराज ने कहा, अंडरस्को सात्विक क्या हुआ, वो आए नहीं? सात्विक वो लड़का जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, वह विराज को देख बोला, अंडरस्को तुम दोनों को अब टाइम मिल रहा है। सॉरी यार, मैच में बिजी हो गए थे। अंडरस्को मिराज सात्विक के कंधे पर हाथ रख कहा। हाथ हटा, मैं तेरा सीनियर हूं। अंडरस्को सात्विक उसके हाथ देख बोला। मिराज हाथ जोड़ बोला, अंडरस्को ओएमजी सॉरी, गलती हो गई, सीनियर पर हाथ रख लिया। सात्विक उसकी नोट की देख किताब बंद कर खड़ा हो गया। तूने बताया नहीं भाई, क्या वो आई नहीं है? अंडरस्को मिराज चारों तरफ देखते हुए बोला, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो बहुत बेसब्री से। नहीं आए अंडरस्को सात्विक ने कहा। उसकी बात सुन मिराज का मुंह बंद हो गया। विराज उसके कंधे पर हाथ रख बोला, अंडरस्को घर चलते हैं, भाभी अकेली होगी। तीनों घर के लिए निकल गए। यहाँ प्रीत रूम से बाहर निकली, इधर उधर देखने लगी, उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। अचानक से पीछे से किसी ने जोर से गले लगा लिया। आह मम्मी! अंडरस्को प्रीत डर गई, जोरे चीख पड़ी। पीछे जिस इंसान ने उसे पकड़ रखा था वह भी प्रीत की आवाज सुनकर डर गया और उसने भी चीख दिया। राजवीर जी के रूम से राजवीर जी बाहर निकले और उनके साथ 2 लोग और थे। क्या हुआ? अंडरस्को राजवीर जी प्रीत और उस इंसान को देख बोले। अंकल! अंडरस्को प्रीत के बाजू में खड़ा वह दूसरा इंसान राजवीर जी के गले लग गया। राजवीर जी ने भी गले लगा लिया। प्रीत हैरानी से तीनों अनजान चेहरे को देख रही थी। एक तो उसको जो उसे डरा दी थी वो लड़की हो राजवीर जी के गले लगी थी। राजवीर जी प्रीत को देखकर उसे अपने पास बुलाकर बोले, अंडरस्को ये मेरा दोस्त, मेरा यार अजय और उनकी वाइफ ये कार्तिक के मम्मी पापा है। राजवीर जी अपने बाजू में खड़े एक आदमी को जो उनकी हम उम्र का लग रहा था, उनके बाजू में खड़ी एक औरत जो बनारसी नीली साड़ी में थी, उसकी एज की लग रही थी लेकिन खूबसूरत जरूर थी। वह आदमी को देखकर कोई भी कह दे कार्तिक इन्हीं का बेटा है। ये दोनों कार्तिक की मम्मी पापा थे। अजय वर्मा और सीमा वर्मा दोनों आज ही अमेरिका से आए थे। प्रीत जल्दी से सर पर पल्लू डाल ली, दोनों के पैर छू ली। अंडरस्को नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अंडरस्को औरत प्रीत के चेहरे को पकड़ बोली। मैं अच्छी हूँ अंडरस्को प्रीत धीरे से बोली। अभी राजवीर जी के बाजू में खड़ी लड़की हल्के से अपना गला खखरा। हाँ तुझे कहा भूलेंगे अंडरस्को राजवीर जी उसे गले लगा बोले। ये तुम्हारी इकलौती नंद कीर्ति अंडरस्को राजवीर जी लड़की से मिलवा बोले। हाय भाभी और सॉरी, हाँ वह मैंने डरा दिया था आपको अचानक से और मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाए आपको देखकर। अंडरस्को कीर्ति फुल स्पीड में बोलते जा रही थी। प्रीत उसकी बात सुन स्माइल कर दी। सबको बैठने का बोल खुद किचन चली गई। कीर्ति भी उसके साथ चली गई। वो उसे अपने बारे में बता रही थी, प्रीत उसे सुन रही थी। हमें तो जैसे ही पता चला था शौर्य भैया की शादी हो रही है तो हम आने वाले थे शादी पर शादी इतनी जल्दी हो गई कि हमें वहां से आते आते 2 दिन लग जाता, इसलिए पापा ने मना कर दिया। अंडरस्को कीर्ति प्लेटफार्म पर बैठे प्रीत को देख कहा। प्रीत प्लेट में नाश्ता लगाते हुए बोली, अंडरस्को हाँ, क्या आप इतनी धीरे बात करते हो? अंडरस्को कीर्ति प्रीत को देख बोली। वह जब से आई थी वह खुद ही बड़बड़े जा रही थी। प्रीत तो बस हाँ हूं मैं जवाब दे रही थी।